तो उसमें भी पूरी कैलकुलेशन सेम होगी, उसमें भी ये इवन ही आएगा। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप सोच लेते तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, और नहीं सोच पा रहे तो 1 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो इसी के अंदर से अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहे हैं। मतलब ये बोलते हैं कभी कि भाई यहाँ पे अल्फा क्यूब ही है, यहाँ पे अल्फा की पावर 6 है, तो प्रोडक्ट में अल्फा की पावर 6 है, मतलब जीएम में 2 बार अल्फा क्यूब आया होगा, मल्टीप्लाई हो गए तभी तो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मंजिल प्रैक्टिस में आज जो है हम बाइनोमियल थ्योरम का 1 शॉट है ना, जिसमें अपन प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट कर ली होगी, बाइनोमियल थ्योरम का आपने मंजिल में जो है वो रिवीजन कर लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, और आपके जो भी डाउट रहे होंगे प्रैक्टिस शीट में उनके साथ आप रेडी होंगे। और इस सेशन में अपन जो है वो सारे डाउट डिस्कस करने वाले हैं, मतलब मैं तो सारे क्वेश्चन ही सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड सीधा ही क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Among the statements S1 which is 2023 raised to power 2022 minus 1999 raised to power 2022 is divisible by 8. Statement 2 है 13 into 13 raised to power n minus 11n minus 13 is divisible by 144. Infinite many values of n which belongs to n. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही दोनों गलत, कौन सा सही कौन सा गलत, वो सब चीज़ें बतानी है। सो विल गो विथ S1 फर्स्ट, है ना। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन देखो बाइनोमियल थ्योरम में आते ही आते हैं, है ना। और जैसे ये पूछ रहे हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप ये जो बेस है 2023 इसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे 2 नंबर के सम में, कि या तो उनमें से एक नंबर 8 ही हो, या उनमें से कोई एक नंबर जो है 8 का मल्टीपल हो। ठीक है, और कुछ ऐसा ही सेकंड में भी सोचेंगे। पर मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई सेकंड में ही बाइनोमियल लगा है, इसमें ही बाइनोमियल लगा है, इससे अच्छा है कि इसमें ही बाइनोमियल लगाएं और ये टर्म कैंसिल हो जाए, कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं अपन। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि 2023 और 1999 का डिफरेंस कितना है, 24। और मजे की बात यह है कि 24 जो है 8 का मल्टीपल है। तो मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई कि मेरे को ये चमकता है कि यार ये जो 2023 है ना, उसको लिखो आप 1999 प्लस 24 रेज टू पावर 2022, और इसमें बाइनोमियल लगा दो। ठीक है, और माइनस 1999 2022, भाई इसको पढ़ा रहने दो, समझ गए बात को, है ना। ठीक है भाई, मेरे को लग रहा है कि ये वाली टर्म जो है उधर से हट जाएगी, और बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, है ना। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें बाइनोमियल लगाया, तो 2022 C0, ठीक है, 1999 रेज टू पावर 2022 प्लस 2022 C1 1999 रेज टू पावर 2021, ठीक है, एंड 24। और फिर आई थिंक ये चलता जाएगा, 24 की पावर बढ़ती जाएगी, और आखिरी में आते आते सारी की सारी पावर जो है 24 पे आ जाएगी, और वो कोपिशेंट जो होगा वो होगा 1 ही होगा, 2022 C 2022 वो 1 ही होता है ना। माइनस कितना है, 1999 रेज टू पावर 2022। तो भाई आई थिंक आपको दिख गया होगा कि ये पहला टर्म जो खत्म हो रहा है। और अगर पहला टर्म खत्म हो रहा है तो आपको ये सोचना है कि यहाँ से जितने भी टर्म बच रहे हैं क्या उनमें अपने को 24 दिखता है? बिल्कुल दिखता है, क्योंकि 24 की पावर बढ़ती ही जा रही है एक एक करके, और वो 2022 तक जा रही है। 24 अगर दिख रहा है तो 8 भी दिख ही रहा है, क्योंकि 24 को यू कैन राइट 8 into 3। तो आई कैन से दैट कि भाई इसमें से अपन जो है 8 कॉमन निकाल सकते हैं, और पीछे जो भी बचा वो इंटीजर है। तो अगर ये एक्सप्रेशन 8K है तो ये वे K इज इंटीजर, ऑब्वियस बात है ना। तो ये 8 से डिविजिबल होगा। स्टेटमेंट 1 सही है अपना। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 जो है वो है कि भाई 13 into 13 raised to power n minus 11m n minus 13 is divisible by 144। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 144 है तो 144 का मल्टीपल यहाँ देखना है, तो 12 दिखता है, तो ये तो बहुत क्लियर है ना। तो भाई अपन ने लिखा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जो कि है 1 + 12 की पावर n, है ना, माइनस 11n माइनस 13। तो ये आ जाएगा 13 इंटू 1 प्लस NC1 इंटू 12 NC2 इंटू 12 स्क्वायर NC3 इंटू 12 क्यूब, है ना, और करते करते 12 की पावर n तक। ठीक है, माइनस 11n माइनस 13। तो भाई ये आ जाएगा कि 13, है ना, प्लस 13 इंटू 12n प्लस, भाई इस पूरे में मैं 13 से मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता। देखिए क्यों, मेरे को 144 का देखना है ना। मेरे को पता है
कि यहाँ से वो 12 का स्क्वायर चालू हो रहा है जो खुद 144 है, और आगे तो 12 का स्क्वायर है ही इनमें, है ना। तो 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इंटू 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बच रहा है उसको लैम्डा बोल दिया। समझते हैं बात को आप, है। तो 12 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 144 बाहर आ गया, और पीछे जो भी है उसको यूँ समझो कि लैम्डा बोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एंड जो -11n -13 है उसको लिखा, 13 तो गया भाई, ये कितना हो गया, आई थिंक 156n प्लस 144 लेमडा -11n, तो ये कितना हो गया 145n प्लस 144 लेमडा। और इसके लिए बात करनी है कि ये जो है वो 144 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। भाई देखो, ये खुद तो है ना 144 का मल्टीपल है, टॉकिंग अबाउट दिस डिपेंडेंसी इसी के ऊपर है। ये 144 का मल्टीपल तभी होगा जब आपका ये जो n है वो 144 का मल्टीपल हो। समझ गए बात को, ये n जो है वो 144 का मल्टीपल हो। समझ गए बात को। अब यार ये जो n है वो तो 144 का मल्टीपल बहुत सारी जगह हो सकता है, मतलब n की वैल्यू ही 144 हो जाए, 288 हो जाए, 144 इंटू 3 हो जाए, 144 इंटू 4 हो जाए, ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज दुनिया में पॉसिबल है। तो ये बोल रहे हैं कि फॉर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ n, हाँ 144 के मल्टीपल इस दुनिया में बहुत है और वो इनफाइनाइट इन नंबर है, तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो अपना आ जाएगा बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। ठीक है जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। The absolute difference of the coefficient of x raised to power 10 and x raised to power 7 in the expansion of this coefficient के क्वेश्चन अपन जनरल टर्म से ही करते हैं, तो फटाक से जो है अपन ने इसको देख के जनरल टर्म लिख दी। जनरल टर्म क्या होगा कि 11CR 2x स्क्वायर रेस टू पावर 11 माइनस आर एंड 1/2x रेस टू पावर आर। थोड़ा सा इसको एक ना ढंग से लिख देते हैं, तो ये आएगा 11CR। देखिए 2 की पावर कितना है, ये 11 माइनस आर है ना, और ये माइनस आर भी है, तो 11 माइनस 2r इफेक्टिवली। और x की बात करेंगे तो यह आएगा 22 माइनस 2r इधर और माइनस आर ये, तो -3r। आई थिंक ये तो आपको मतलब सेटलमेंट करना तो आता है कि जनरल टर्म के तो बहुत क्वेश्चन होते हैं। अब चाहते हैं अपन की एक्स रेज टू पावर 10 और एक्स रेज टू पावर 7 का कोफिशिएंट, तो अगर एक्स रेज टू पावर 10 चाहते हो तो एक बार 22 माइनस 3r जो है कितना होना चाहिए 10, तो भाई 12 इक्वल टू कितना हो गया 3r, r की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 आएगा, है ना, इसमें आप क्या पुट करेंगे 4 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो वो क्या होगा 11c4, और 4 अगर यहाँ पुट करेंगे तो आई थिंक 8, 11 माइनस 8 3। और मन की शांति के लिए यहाँ 4 पुट करके देख सकते हो कि यहाँ 12 है, 22 माइनस 12 10 ही है, तो एक्स पर 10 का ही कोफिशिएंट जा रहा है, ये है अपना 10 का। और अगर आप चाहते हो कि एक्स के पास 7 भी, तो भाई 22 माइनस 3r कितना होना चाहिए 7, तो 15 इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 आएगा वो क्या होगा 10 नहीं 10 11c5, ठीक है ना, 5 पुट करना है इसमें, तो कितना हो गया 10, तो 1 हो गया, है ना। ठीक है ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन है ना। तो अपन लिखते हैं कि भाई जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है ना, वो आएगा 11c4 2 की पावर 3 माइनस 11c5 2 की पावर 1। भाई अपन ने इसको लिखा 11 10 9 8, और भाई 7 फैक्टोरियल तो हटा दो, और नीचे जो 4 फैक्टोरियल आएगा वो 24, और 2 की पावर 3 8। आप सोच पाएंगे, मतलब 11 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल के बाद वाले उड़ा दिया, 4 फैक्टोरियल को 24 कर दिया मैंने, है ना। ओके 11, ये कितना आएगा 10 9 8 7, और नीचे 6 फैक्टोरियल काट दिया, और 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 2। मतलब छोटी बड़ी कैलकुलेशन ये अपने हिसाब से आप कर लें, है ना। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा इसमें, तो फिर है ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भाई ये तो कितना हो गया 3, ठीक है। और रही बात इधर की, तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। और बाकी अपन क्या ही करें, 12 है ना, तो 72 दिख रहा है, और 12 भाई ये कट कर दो,
ये 6 ही बचा वहाँ पर अपने, ठीक है ना। और ये 3 भी कट कर ही दो ताकि यहाँ पे 3 बचा, ठीक है भाई यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, थोड़ी काटापीटी मैंने कर दी है, तो 11 कॉमन ले लिया, 11 दोनों में दिख रहा है मेरे को। उसके बाद इधर क्या बच रहा है, तो वो सीधा ही कर लेते हैं अपन कि 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 8 240, माइनस भाई 11 तो बाहर आ गया है ना, इधर ये 6 बचा था, तो 6 है ना इंटू 7 42 इंटू 2 84, ये बच रहा है भाई, है ना। नंबर है, आप कैसे भी कर लो अपने ऊपर है, तो है ना। ओके, तो भाई 84 घटाएंगे यहाँ से, तो ये आएगा भाई 40 तो ऊपर वाला हटा, तो 44 तो 156, ठीक है। और 156 भाई कितना होता है, 156 13 इंटू 12 होता है, सही है, अभी किया था देखा था कहीं। अच्छा फिर मैंने क्या किया, ऑप्शन भी ऐसे ही थोड़े से ना, 12 का क्यूब क्यूब बना रखा है इन्होंने कहीं कहीं, 12 11, तो भाई मैंने क्या किया, मेरे को ये चमका कि भाई इसको लिखो 12 माइनस 1, इसको लिखो 12 प्लस 1 और इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 12, ये आ जाएगा 12 का क्यूब माइनस 12, है ना। तो 12 का क्यूब माइनस 12, ये रहा आंसर। मैच करवाने वाली बात है, आप इस फॉर्म में नहीं ला पा रहे कोई बात नहीं, मतलब आप इसको नंबर ही निकाल लो क्या है, और इधर ऑप्शन में देख लो क्या है ना, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, x इज 8 रूट 3 प्लस 13 रेस टू पावर 13, और y जो है 7 रूट 2 प्लस 9 रेस टू पावर 9, और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन दे रखा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है, तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ओड है इवन है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में करते हैं। ये जो x है इसको अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। और 8 रूट 3 प्लस 13 रेस टू पावर 13, ठीक है जी, आपको पता होगा। मैं इसका आपको थोड़ा सा एक दो टर्म लिख के समझा देता हूँ। 8 रूट 3 रेस टू पावर 13 है ना, प्लस 13c1, और आगे 8 रूट 3 रेस टू पावर 12 इंटू 13, और ये चलता जाएगा, है ना। अब इसी को देख के अपन इसी का कॉन्जुगेट टाइप्स, है ना, नॉट एग्जैक्टली कि रूट के सामने वाला ही साइन चेंज करो, अपन जो है कैसे लिखते हैं कि भाई इसमें लिखा मैंने 8 रूट 3 माइनस 13, ये कैसे सोचा जाता है कि भाई मतलब ये इस नंबर का जो जो भी डिफरेंस करने पे आ रहा है ना, वो नंबर 0 से 1 के बीच में रहे, है ना। तो आइदर यूल गेट a माइनस बी और b माइनस है, दोनों में से एक ही 0 से 1 के बीच में होता है, तो वो आपको सोचना होता है ना। तो मैंने वो देख लिया था कैसे कि 64 इंटू 3 स्क्वायर करके 192 और 169, ठीक है ना, वो डिफरेंस 0 से 1 में ही आएगा वो रूट लगाने के बाद, ओके। क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं तो स्क्वायर करके सोच रहा हूँ, रेस टू पावर 13। अब ये 0 से 1 है, तो आप इसको बोलेंगे कुछ एक फ्रैक्शनल पार्ट, प्लस इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, पर वो तो 0 हो जाता है, सो वी डोंट राइट दैट, है ना, क्योंकि ये नंबर 0 से 1 है ना। भाई आप नंबर 0 से 1 देख पाएंगे, मतलब नहीं तो आप ऐसे देख लेना, भाई ये कितना है 1.7 इंटू 8 किया और माइनस 13 कर दिया, है ना। इट शुड बी इन बिटवीन 0 to 1, ओके। इसका मैंने एक्सपेंशन लिखा, तो 13c0 है ना, 8 रूट 3 रेस टू पावर 13 माइनस 13c1 8 रूट 3 रेस टू पावर 12 इंटू 13, और चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ना और घटाना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे को अल्टीमेटली जो भी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन है उसमें रूट वाली टर्म्स में नहीं जाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ओड इवन देखना चाहता हूँ, तो उसमें रूट नहीं आना चाहिए, है ना। मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। भाई ऐड करने पे क्या होता है, आई प्लस एफ डैश, ये जो भी बनेगा ये तो कट जाएगा, ये आई थिंक नहीं, जोड़ना नहीं घटाना था, है ना, रूट वाली टर्म तभी तो हटेगी, 13 वाली पावर रूट, इसमें तो रूट है ही नहीं, घटाना है, तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये तो हट जाएगा, और ये जो है वो डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ जो भी है पीछे के बोल दिया उसको, वेर के इज इंटीजर। क्यों भाई, क्योंकि मेरे को पता है उसमें रूट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इवन पावर आएगी ना, फिर 11 वाला कट जाएगा, फिर 10 वाला बचेगा, ये समझते हैं आप। अब ये पूरा एक इंटीजर है, और ये अपने को पता है इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश है ना, इट हैज टू बी इंटीजर, तभी तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर हो पाएगा, ठीक है। अब f माइनस एफ डैश इंटीजर देखते हैं, तो आपको पता है कि भाई ये जो पहला वाला फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0 से 1 है ना, भाई ये दूसरा वाला भी फ्रैक्शनल पार्ट ही है, ये भी 0 से 1 ही होना चाहिए। आपको f माइनस एफ डैश देखना है, तो मैंने कहा एक काम करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एफ डैश जो है वो आएगा -1 से 0, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया।
अब इन दोनों को जोड़ दिया तो f माइनस एफ डैश जो है 0 माइनस 1 कितना आएगा -1 और 1 प्लस 0 1। f माइनस एफ डैश जो है -1 से 1 के बीच में है, मेरे को एक बाउंड मिल गया उसका। अच्छा, आप में से लग रहा होगा कि 0 से 1 तो सर 0 क्यों नहीं है? वो नहीं होता है क्योंकि पक्का पता है कि ये नंबर इंटीजर नहीं है, तो वो 0 वाला पार्ट हट जाता है ना। ठीक है, इस प्रकार से इधर भी 0 वाला पार्ट हट जाता है वो। f माइनस एफ डैश अगर -1 से 1 के बीच में, और मैं बोल रहा हूँ कि f माइनस एफ हैज टू बी इंटीजर, देन देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी अबाउट f माइनस एफ डैश, दैट इज 0। -1 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर आता है, दैट इज 0। पक्की बात है ना। तो अगर f माइनस एफ डैश 0 हो गया है तो भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है फिर क्या हुआ, i प्लस 0 इज इक्वल टू 2k, विच मीन्स i इज इक्वल टू 2k। तो i अगर 2k आ गया है तो वो तो इवन है, और i क्या है, i जो है इसी का इंटीग्रल पार्ट है, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही हो गया ना वो तो वो तो इवन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो कितना है, इवन है, ये पक्की बात है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं तो आपको दूसरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप सेकंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो इसको क्या मानने वाले हैं आप, i प्लस एफ, है ना। फिर आप इसी का एक और इसको देखकर एक और एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, 7√2 -9 ही लिख पाएंगे। कैसे भाई, 49 इंटू 2 98, 98 माइनस 81, हाँ ठीक है, सही लिखा है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए ये। तो ये f1 का डैश है। फिर से दोनों को जोड़ना घटाना तो घटाना ही पड़ेगा क्योंकि सिमिलर एक्सप्रेशन है पूरा, तो उसमें भी पूरी कैलकुलेशन सेम होगी, उसमें भी ये इवन ही आएगा। तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, अगर आप सोच लेते तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, और नहीं सोच पा रहे तो पूरा यही करना है। ठीक है जी। तो ये भी, इसका इंटीग्रल पार्ट भी इवन आएगा, उसका भी इवन आएगा, तो दोनों का सम भी इवन होने वाला। ओड वाला गया, ओड वाला गया, ओड वाला गया, है ना। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी देख क्लास में होते हैं अपने, है ना, ये ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन आ जाता है। अगला सवाल, 25 रेस टू पावर 190 माइनस 19 रेस टू पावर 190 माइनस 8 रेस टू पावर 190 2 रेस टू पावर 190 190 सबके ऊपर, बढ़िया। इस डिविजिबल बाय, रिमाइंडर थ्योरम के प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो कि ऑप्शन भी देखे मैंने, 34 है ना, 14 है, 34 है, अच्छा 34 है, 18 है। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाइनों में लगाऊंगा ना, तो भाई 34 है ना यार, 34 है, और 34 मतलब 17 इंटू 2, तो 17 के मल्टीपल पे अपन थोड़ा देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि नंबर जो ब्रेक करेंगे उसमें 17 या 17 का मल्टीपल हो उसके बेस में। और मैंने जब 25 को देखा तो 17 मेरे को दिख गया, है ना, कि जो 25 की पावर 190 है ना, इसको तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, 17 प्लस 8 रेस टू पावर 190, और कीपिंग इन माइंड ये मैं इसी के साथ रखूँगा, क्यों भाई। और फिर लिखा मैंने 2 की पावर 190, है ना, और माइनस इसमें भी 17 दिखाना है, तब मेरे को चमक जाता है, तो 17 प्लस 2 रेस टू पावर 190। सो विल ट्रीट दिस एज वन पार्ट एंड दिस एज द अदर पार्ट, और इसमें अपन बाइनों में लगा के सोच रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा 190 C0, ठीक है, 17 रेस टू पावर 190, 190 C1, 17 रेस टू पावर 181 एंड 8, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, 190 C2, 17 रेस टू पावर 188, 8 का स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन। और आखिरी टर्म जो है क्या आने वाली है, 8 रेस टू पावर 190, ठीक है, और माइनस 8 रेस टू पावर 190, ठीक है भाई। ये तो अपने को चमकता ही, ये तो गया, वो तो उसी लिए उसके साथ रखा था उसको मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब रही बात इसकी, तो इसको मैंने नीचे लिखा है ना, 2 रेस टू पावर -190 माइनस, हाँ जी, ये आएगा 190 C0, 17 रेस टू पावर 190, 190 C1, 17 रेस टू पावर 189, 2 रेस टू पावर 1, 190 C2, 17 रेस टू पावर 188, 2 रेस टू पावर 2, एंड इट गोज ऑन टिल 2 रेस टू पावर 190। इसमें भी आपको पता पड़ ही रहा होगा कि भाई ये 2 रेस टू पावर 190 गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ जो भी एक्सप्रेशन है। अब उसमें मैं देखो आपको एक बात समझा देता हूँ कि जो ये वाली टर्म है ना,
भाई ये टर्म भी जा रही है इससे, फील होती है बात। और जो बच रहा है, देखिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ये 17 इंटू कुछ 8 है, मतलब इवन है, तो 34 दिखा क्या इसमें, 34 का मल्टीपल, मतलब 34 दिख रहा है ना। तो आई थिंक आगे इन सब में 34 दिख रहा है, समझ गए। यहाँ पे तो 17 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 17 की पावर 1 होगा और 8 की पावर कुछ कुछ होगा, तो वो भी है ही है ना। तो इस पूरे में भी 34 है, आई थिंक इन सब में 34 है। मैं इधर भी 34 दिखा देता हूँ, 17 इंटू 2 34 है, फिर तो बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे आते आते 17 की पावर 1 हुई होगी और 2 की पावर 189 आया होगा, तो इसमें वही बात है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि आपको सब जगह जो है आई थिंक 34 दिख रहा है, दिख रहा है क्या सब जगह, है ना। 34 मैंने ऊपर भी दिखा दिया, 34 मैंने नीचे भी दिखा दिया आपको। अब अगर मैंने 34 दिखा दिया है भाई, है ना, तो ये पूरा तो 34 का मल्टीपल है ही है। अब 14 का चक्कर है, तो 14 का आई एम श्योर कि भाई देखो 17 और 8 है ना, तो इसमें तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है 17, और 17 मेरे को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मेरे को तो एक जगह ऐसे दिखाना है कि भाई देखो इसमें 17 नहीं है और इसमें भी 17 नहीं है। आगे अगर आता हो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर इनको जोड़ भी दूं ना तो भी 17 नहीं है, बात खत्म, है ना। सॉरी 17 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 7 नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, 17 सॉरी 7 है ना, दिख रहा है आपको। 17 तो मैंने दिखा दिया, 17 2 दिखा दिया 34 पर, 7 नहीं है इसमें, प्राइम नंबर है ना भाई, कैसे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 34 से डिविजिबल है बट 14 से नहीं है ना। तो मैं जो है वो 34 कुछ के लिख देता हूँ बस, ठीक है, 34 के आ रहा है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड x रेज़ टू पावर -7 इन दिस आर इक्वल। बहुत बार सवाल किया होगा, इसका जनरल टर्म लिखेंगे अपन, तो वो होगा 11CR, ठीक है। a x x x स्क्वायर रेज़ टू पावर 11 माइनस आर एंड 1/2bx रेज़ टू पावर r। भाई इसमें x की पावर कितनी होगी, 22 माइनस 2r और माइनस r यहाँ से भी है ना, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, x रेज़ टू पावर 7, तो 22 माइनस 3r इज 7, सो 3r इज 15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और इधर से तो x की पावर -7, तो भाई इसका भी लिख देते हैं अपने, क्या जा रहा है ना, 11CR है ना, ax रेज़ टू पावर 11 माइनस r माइनस 1/r और 1/3bx स्क्वायर रेज़ टू पावर r, ठीक है। अब इसमें जो है x की इफेक्टिवली पावर कितनी है, 11 माइनस r माइनस 2r एंड दैट इज x रेज़ टू पावर -7, तो 11 माइनस 3r इज -7, सो 18 इज 3r, r की वैल्यू कितनी होगी भाई इधर से 6, तो अपन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, है ना, r की वैल्यू पुट करके 5 पुट किया इसमें, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 11 3 5, 5 पुट किया ना, तो 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, a की पावर 6, और इधर भी 5 पुट किया ना, तो 2 की पावर 5, और उधर से क्या सीन है 6 पुट करना है, तो भाई 11C6 है ना, 6 पुट करेंगे, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, ये बी भी लिखना था यार इधर, है ना, मैंने लिखा नहीं, वो 5 पुट किया था ना, तो 2 की पावर 5 बी की पावर 5, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, 6 इसमें पुट करेंगे तो ये तो प्लस ही हो गया उधर, तो 1/3 की पावर 6 और बी की पावर 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है, राइट। और अपने को रिलेशन बताना, 11C5 11C6 कट देंगे, NCR इज NCN माइनस आर, इधर a बचेगा उधर b बचेगा, ठीक है ना। तो a अपॉन 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 6, है ना, और इंटू b। तो भाई 3 की पावर 6 27 इंटू 27 729 इंटू ए बी इज इक्वल टू 32, 729 ए बी इज 32, ये अपना आंसर है, समझ गए बात को, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इन द रेशियो 1:5:20, है ना। तो भाई अपन इस एक्सपेंशन की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होगी, तो TR-1 TR और TR+1 यही ले लेते हैं,
इनका कोफिशिएंट क्या आएंगे, एन सी आर माइनस वन, एन सी आर और टी एन सी टी आर माइनस वन लिया है ना, तो एक मिनट, यहाँ पे आर माइनस वन, यहाँ आर माइनस टू और यहाँ आर, राइट, ठीक है। और एक्स रेस टू पावर फिर अपने को क्या काम है, कोफिशिएंट ही तो लिखना है, ठीक है ना, भले मैं टर्म लिख देता हूँ। तो एक्स रेस टू पावर आर माइनस वन, एक्स रेस टू पावर आर और एक्स रेस टू पावर आर माइनस टू, भाई तीनों टर्म ही लिख दी मैंने तो, ठीक है ना। भाई ये है तीन कॉन्जुगेटिव, आप कैसे भी लिख सकते हो ना, आर आर प्लस वन आर प्लस टू, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। उनका जो रेशियो है वो दे रखा है 1:5:20, तो मेरे हिसाब से कोफिशिएंट का रेशियो है, तो जैसे पहले जो दो कोफिशिएंट है एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये है 1/5, ठीक है। एंड एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, ये है 5/20, ये है भाई, समझ के बात को, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, बस एन और आर निकालना है यहाँ से, तो एन फैक्टोरियल है ना, आर माइनस टू फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, ठीक है। इधर आ जाएगा एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/5। भाई कैंसिलेशन देखेंगे तो एन फैक्टोरियल गया और आर माइनस वन और आर माइनस टू, तो आई थिंक नीचे जो है आर माइनस टू, ऊपर जो है आर माइनस वन और फिर आर माइनस टू फैक्टोरियल तो कट जाएगा, और इधर जो है इसको ब्रेक करेंगे तो एन माइनस आर प्लस टू और फिर एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कट जाएगा उससे, सो दैट इज 1/5, है ना। तो 5r माइनस 5 इज एन माइनस आर प्लस टू, तो 6r, ठीक है, इज इक्वल टू एन प्लस 7, एक रिलेशन। दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं, तो भाई इधर से देखेंगे तो क्या आएगा कि n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 1/4, n फैक्टोरियल गया और r, तो r बचेगा ऊपर और n माइनस आर प्लस वन नीचे बचेगा, इज इक्वल टू 1/4, तो 4r इज n माइनस आर प्लस वन, तो 5r इज n प्लस वन, राइट, 5r इज n प्लस वन। तो ठीक है, अपने को सोल्व करना है ना, तो अपने काम करते हैं n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू पुट कुछ भी कर लो, ठीक है, n की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 5r माइनस वन, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, r इज इक्वल टू 6, और जैसे ही अपने को r जो है, r 6 ही आ रहा है क्या, हाँ, r अपने को अगर 6 मिलता है तो भाई यहाँ पुट कर देना, तो ये कितना हो गया 36, 36 में से 7 गए तो n कितना आ जाएगा 29। भाई तो n की वैल्यू का रिक्वायरमेंट था, ये जो 1 प्लस एक्स की पावर n है ये बन चुका है 1 प्लस एक्स की पावर 29। ओके, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, भाई इसका तीसरा टर्म लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा 29c3 एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट, तो ये अपना आंसर है 29c3। अब 29c3 आप कैलकुलेट कर लेंगे क्या, है ना, भाई आंसर ये आ जाएगा, क्या होगा ये, तो देख लेना आप, मतलब 29 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर है। और भाई इसको तो कर लोगे, है ना, मतलब 29 28 27 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये 14 और 28 29, है ना, इंटू कर ही दिया है मैंने पूरा 126, कर लोगे इसको, है ना, मैं आंसर टिक कर रखा है, ये आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है। ओके जी, बढ़े आगे, रेडी, अगला सवाल। तो भाई द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो मतलब वेरी पॉपुलर, है ना। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं जनरल टर्म, और इसके साथ जुगाड़ बिठा के बताएंगे कि कौन सी टर्म कांस्टेंट बन सकती है। तो मैंने क्या किया, इसी का जनरल टर्म लिखा, है ना, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, तो वो होगा 11CR 5/2 एक्स क्यूब रेस टू पावर 11 माइनस आर माइनस वन रेस टू पावर आर
1/5x² रेस टू पावर r। ठीक है, और ये जनरल टर्म अपने को मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1 - x² प्लस 3x³ से, एंड वी आर लुकिंग फॉर द कांस्टेंट टर्म। तो मैं आपको 3 केस समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी ना यार, तो आपको 3 अलग अलग केस कंसीडर करने पड़ेंगे, है ना। देखिए कैसे 3 केस, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ। देखो, जब 1 के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो इसी के अंदर से अपने को टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x देखना है। तो x की जो इफेक्टिव पावर है वो कितनी है, देख लीजिए, 3, तो 33 - 3r, ये रहा, है ना, 33 - 3r, और ये कितना आएगा 2r, तो -2r, तो ऊपर कर देना इसको। ये होना चाहिए x की पावर 0, कि भाई इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल कांस्टेंट ही बनेगा, राइट, है ना। अब ये अपन कैसे देखें, तो भाई 33 - 5r 0 होना चाहिए, तो r की वैल्यू आएगी 33/5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। r 0 से n के बीच में होता है, r नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। अगला भाई 1 का केम कर दिया अपन ने। अब अगर x² इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो अपन यहाँ से वो टर्म देखेंगे जिसमें x की पावर -2 आ रहा है, सो दैट x की पावर -2 इंटू x की पावर 2 becomes x की पावर 0 and which will be term independent of x। तो देखते हैं एक बार पॉसिबल भी है नहीं है, तो x की इफेक्टिवली पावर क्या है, वो तो अपन ने लिख रखी, 33 - 3r - 2r, ये होना चाहिए x की पावर -2, तो 33 - 5r is -2, 35, तो r की वैल्यू 7 आ रही है भाई। ये सही लग रहा है, हो सकता है, पॉसिबल है। r की वैल्यू 7 आ रही है, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है वो देख, साथ साथ ही लिख लेते हैं, वो आएगा 11c7, 7 पुट कर रहा हूँ इसमें, है ना, 5/2 रेस टू पावर कितना था भाई 7, तो 11 - 7 कितना हो गया 4, ठीक है, और 7 पुट करोगे तो ये माइनस आएगा, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, और 7 यहाँ पुट करोगे तो 1/5 रेस टू पावर 7, ये है वो टर्म। अच्छा, -x² मल्टीप्लाई होगा तो भाई ध्यान रखना है, -1 बाहर, ठीक है, ये इसका -1 मल्टीप्लाई होंगे ना भाई, तो माइनस माइनस तो हटा दो, तो भाई आ रहा है अपने पास 11c7, है ना। इसी को सोल्व करें भाई, एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं 11c7 और 5, तो 1/2 की पावर 4, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, ठीक है, ये अपना आंसर है। अभी एक बार देख लेते हैं, अभी अगला कोई आंसर आ सकता है क्या, फिर जोड़ के निकालेंगे, देखते हैं। अब अगर x³ अगर इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो वी आर लुकिंग फॉर दैट टर्म विच कंटेन्स x की पावर -3, सो दैट इंटू x³ 3 बिकम्स x⁻0। अब यहाँ से भाई देखो, तो x की पावर कितना है 33 - 3r - 2r, ये क्या होना चाहिए x की पावर -3, तो 33 - 5r होना चाहिए -3, तो 36 इज 5r, r की वैल्यू आ रही है 36/5, विच इज नॉट पॉसिबल। सही बात है ना, वो तो हो नहीं सकता। ये आंसर है अपना। अब इसको ऑप्शन में मैच कराना थोड़ी मेहनत है, तो कर लेते हैं। 11 × 10 × 9 × 8 और 7 फैक्टोरियल गया, और डिवाइडेड बाय 24, 4 फैक्टोरियल वाला, ठीक है, एंड ये है 16, और ये है भाई 125 ही है मतलब, है ना। अपने को अब कैसे जुगाड़ बिठाना है, तो देखो ये 8 और ये 16, ये 2 हो गया भाई, ठीक है, और बाकी जो है अपन 125 है ना, तो ये कितना है 250, और ये 10, तो नीचे 25 बच रहा है अभी, ठीक है, और ये आ रहा है 99, ठीक है ना, 99 ऊपर और नीचे 24। भैया थोड़ा काटापीटी कर लेते हैं, कहाँ तक दे जाना, अच्छा, तो भाई इसमें 3 का फैक्टर उड़ाया तो ऊपर कितना बचेगा, 3 का उड़ाया तो 33, और ये 8 × 25, तो आई थिंक 33/200, कहीं है क्या ऐसा, ये रहा। थोड़ा आंसर मैच कराना भी आजकल टास्क है यार, है ना। आगे बढ़ते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 2021 रेज टू पावर 2022
एंड 2022 रेज टू पावर 2021 इज डिविजिबल बाई 7। 7 का मल्टीपल बेस पे देख लो फटाफट, 2021 के आसपास मल्टीपल, तो इसमें देख लो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है, सीन पता पड़ जाएगा अभी। तो 14 तो 60 तो 56 तो 56 तो कितना बच रहा है 6, 61 बच रहा है, 61 बच रहा है तो 63 मल्टीपल होता है ना। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2023 जो है बाई 7 का मल्टीपल होता है, ये मेरे को यहाँ से पता लग गया। ठीक है, क्योंकि उसमें वो 2 बच, मतलब वो 5 बच रहा था, वो समझ में आ गया मेरे को कि यहाँ 61 बच रहा था लास्ट में, तो 63 होता तो अच्छा लगता था, मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, ये आप देख लेंगे। तो 2023 अपने को पता है कि 7 का मल्टीपल है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, फिर तो बात ही खत्म है ना। 2023 इसमें भी 2023 ही लिखूंगा, फिर मैं क्यों अलग लिखूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें बाइनों में लगा दिया, तो ये है 2023 के माइनस सॉरी प्लस 2 की पावर 2022, आखिरी टर्म ही बचेगा, बाकी सब में 2023 आ जाएगा, इसमें भी 2023 है ना, रेस टू पावर इंटू कुछ K1 इधर लिख देते हैं तो K2 इधर ले लेते हैं, और -1 आखिरी जो टर्म है वो। तो ये दोनों मिलाकर तो भाई कितना हो गया 7 लेमडा। 2023 मतलब 7 है अपने को पता है, और वो 7 कॉमन लेके दोनों को जोड़ के 7 लेमडा ही बोल दिया मैंने। और अब बच रहा है अपने सामने 2 की पावर 2022 -1 है ना। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि यार ये है 2 का क्यूब है क्या, हाँ 2 क्यूब बना सकते हैं इसमें, मतलब तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना बच रहा है वो देख लो बस, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 क्यूब बिकम्स 8 और 8 को वापस 7 + 1, तो ये आएगा 6 है ना, तो 18 है ना, मतलब 2 2 तो 7 4, समझ गए बात को, है ना। 8 है, 8 को अपन ने लिखा है 7 + 1 रेस टू पावर 674 -1, तो 7 लेमडा, और ये आएगा 7K+1 आ जाएगा, सोच पा रहे होंगे, आखिरी में ही आएगा, बस सब में 7 आएगा, आखिरी में 1 आएगा, आजकल सीधे ही लिख देते हैं, 1 7 काट दिया, तो ये 7 म्यू बन गया। फिर 7 म्यू मतलब कंप्लीटली ये 7 का मल्टीपल है, तो अपने को पूछा रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर कितना होगा 0। समझ गए बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द फॉर द नेचुरल नंबर m and n if 1 - y raised to power m and 1 - y raised to power n is this, ओके। a1 a2 दे रखा है 10, तो m + n पूछा है, तो a1 a2 दे रखा है, तो a1 a2 निकाल लेते हैं, 10 के बराबर कर देंगे, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, लेट्स सी। तो मैंने कहा इसका एक बार अपन लिख देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, MC0 माइनस MC1 इंटू वाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो -MC1 तो -MC3 इंटू वाई क्यूब एंड इट गोज ऑन, ठीक है। एंड दूसरा वाला जो एक्सपेंशन है वो है NC0 NC1 इंटू वाई NC2 इंटू वाई स्क्वायर एंड इट गोज ऑन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है A1y A2y स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। मेरे को A1 देखना है, A1 क्या है, मेरे हिसाब से A1 जो है कोफिशिएंट ऑफ y है इधर से, तो उधर से देख लो y कैसे बन सकता है, तो जब कांस्टेंट टर्म इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वो ये तो 1 ही है, और NC1 तो 1 इंटू NC1 विच इज NC1, एक y यहाँ से आ जाएगा, और जब इधर का कांस्टेंट टर्म है ना इधर के y वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा विच इज -MC1 एंड दिस इज 10, ठीक है। वाई स्क्वायर सोचना है, तो भाई देखो इधर से वाई स्क्वायर ले लो, उधर से कांस्टेंट ले लो इंटू 1, उधर से वाई स्क्वायर वाला टर्म ले लो, इधर से कांस्टेंट ले लो, वो 1 ही है। एक चीज और है, दोनों से वाई वाई उठा लो, और तो कैसे ही नहीं आ सकता, इसको देख के आपको सोल्व करना है, तो भाई फटाफट हो जाता है, तो है ना, ठीक है। कि भाई ये जो है वो n - m जो कि कितना है 10, और ये है m इंटू m-1/2 n इंटू n-1/2, राइट, और -mn इज इक्वल टू 10, समझ गए बात को, है ना। तो ये आ रहा है m स्क्वायर माइनस m n स्क्वायर माइनस n माइनस ये कितना आ जाएगा 2mn इज इक्वल टू 20। तो यार ये m स्क्वायर n स्क्वायर और 2mn आपको ये चमकता है
कि ये m माइनस एन का होल स्क्वायर है और माइनस ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू 20। भाई m माइनस एन या n माइनस एन प्लस माइनस 10, उसका स्क्वायर तो 100 ही होने वाला है। माइनस ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू 20, तो m प्लस एन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई? 80। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहे हैं। मतलब ये बोलते हैं कभी कि A1 A2 A3 भी निकलवाते हैं, फिर बोलते हैं ये AP में है। तो भाई A1 A2 A3 के सारे कॉम्बिनेशन आपको समझ में आने चाहिए, कोई भी केस मिस नहीं होना चाहिए कि आपको सोचना पड़ेगा एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है, एक्स क्यूब कैसे कैसे बन सकता है ना। तो इसमें क्या केस मिस होने के चांस रहते हैं, तो आप थोड़े क्वेश्चन कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ -15C1 प्लस 2 टाइम्स 15C2 माइनस 3 टाइम्स 15C3, और फिर ये एक अलग एक्सप्रेशन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये अलग ही दिख रहा है। तो मैंने भी फटाफट ये सोच लिया है कि इस वाले एक्सप्रेशन को अपन अलग डील करेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन को अपन अलग डील करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये क्या है? -1 की पावर r, है ना, इंटू r और 15CR, यही है भाई। समेशन रेंजिंग फ्रॉम 1 टू आई थिंक 15, यस, दिख गया सबको? -1 की पावर थोड़ा r जो है थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, बाकी तो नॉर्मल चीज़ ही है। तो इसको कैसे करेंगे भाई? ये तो क्लास में करवाते हैं अपने को कि यू कैन राइट दिस एज 15/r एंड 14CR-1, ठीक है ना। और ये r कट कर दिया, 15 बाहर आ गया, तो ये है 15 और r की वैल्यू 1 से 15 -1 की पावर r 14CR-1, ठीक है भाई। 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 14C0 माइनस में, फिर आ जाएगा 14C1 14C2 एंड इट गोज ऑन। और जब 15 पुट करेंगे तो माइनस में 14C14। तो आई थिंक आपको ये समझ आता होगा कि यार ये तो ज़ीरो है। अरे होता है ना भाई, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 जीरो ही होता है, तो उसमें माइनस कॉमन निकाल लो, आपको क्लियर दिख जाएगा वो। और सारी टर्म भी कवर्ड है 0 से लेके 14 तक R, है ना। तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है, सारी टर्म है और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो अपने को पता है ये तो ज़ीरो होता है। इनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा सेकंड वाले में कि 14C1 14C3 14C5 सारी ओड टर्म्स है। और मैं जानता हूँ, है ना, कि भाई जैसे आपको इसका सम निकालना है तो मैंने लिखा 14C3 14C5 और 14C11। भाई एक टर्म मिसिंग है यहाँ पर, 14C13 वो नहीं है। तो मैंने कहा देर किस बात की, इसको आप जोड़ दें, इसको आप घटा दें। अब ये वाला सम मैं जानता हूँ कि सारे ये ओड वाले पार्ट कवर करता है ना। तो ये होता है कि जो भी आपका टोटल सम है विच विल बी 2 की पावर n टाइप्स, है ना। टोटल सम तो वही होता है 2 की पावर n, आधा कर दो उसको और माइनस 14C13, ये अपना आंसर है भाई। ये कितना हो गया? ये हो गया 2 की पावर 13 माइनस 14। वेर इज 2 की पावर 13 माइनस 14? ये रहा भाई। भाई ये तो जोड़ना ही नहीं, तो जीरो है तो हटा दो, ठीक है। बढ़े आगे, अगला सवाल। Let alpha greater than 0, beta greater than 0 be such that alpha cube plus beta square is 4 and maximum value of the term independent of x in this expansion is 10k। तो k बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसा है कि पहले तो अपन ये देखें कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालते हैं क्या आ रही है, फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचेंगे। ओके, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, तो अपन ने लिखा इसका जनरल टर्म, है ना, अल्फा x रेज टू पावर 1/9, है ना, और रेज टू पावर 10 माइनस आर, बीटा x रेज टू पावर -1/6 रेज टू पावर r। तो x का जो पावर है वो क्या है? 10 माइनस r/9 माइनस r/6, है ना। ये है x रेज टू पावर 0, तो 10 माइनस r/9 शुड बी इक्वल टू r/6, है ना। तो भाई कितना आ गया? 60 माइनस 6r इज इक्वल टू 9r। तो r की वैल्यू आ गई 4। r इक्वल टू 4 के लिए जो टर्म आएगी दैट विल बी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। मैं 4 पुट कर दूँ तो जो t5 है ना, वो आ जाएगा अपना 10c4, ठीक है। अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 6, ठीक है, बाकी तो कट जाएगा सब, है ना। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई 10c4 तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम में यही मैक्सिमम है।
अब इसका मैक्सिमम कैसे देखें, तो ये प्रोडक्ट है और ये दे रखा है सम, और अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, सम प्रोडक्ट की बात हो रही, नंबर पॉजिटिव है, AMGM बहुत क्लियर है। तो अपन अप्लाई करेंगे AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM वाली इनइक्वलिटी। अब दिक्कत है देखो, है ना, ये थोड़ा गलत दिखाई है मैंने, 8 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो भाई 10 माइनस 4 6, भाई थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है ना, अल्फा की पावर 6 आएगा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और 4 इधर पुट करेंगे तो बीटा की पावर 4 आएगा, ठीक है ना, मतलब चलता है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, AMGM लगाना है भाई, यहाँ पे अल्फा क्यूब भी है, यहाँ पे अल्फा की पावर 6 है, तो प्रोडक्ट में अल्फा की पावर 6 है, मतलब GM में 2 बार अल्फा क्यूब आया होगा, मल्टीप्लाई होके तभी तो अल्फा की पावर 6 बना होगा। तो GM में जब आप अप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब आप एक बार नहीं लिख सकते, आप 2 बार लिखेंगे। उसका रीज़न देखो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन जब आप सोच रहे हैं तो अल्फा क्यूब बाई 2 इंटू अल्फा क्यूब बाई 2, तो ये अल्फा की पावर 6 बनेगा, जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर अपने को, ये सोचना पड़ता है आपको, नंबर ब्रेक करना है तो अगेन नंबर इक्वली ब्रेक करना है, और पावर जितनी बढ़ानी उस हिसाब से देख लो। मान लो यहाँ पर, मान लो अल्फा की पावर 9 होता, आई वुड हैव रिटन अल्फा क्यूब बाई 3, अल्फा क्यूब बाई 3, अल्फा क्यूब बाई 3, है ना। तो ये AMGM में थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, पहले ही मैंने बताया है। अच्छा, बीटा 4 है और बीटा स्क्वायर ही है इधर, तो बीटा 4 कैसे बनेगा, तो बीटा स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 2 बार लिख दो आप, है ना, और इधर जब आओगे तो आपको बीटा की पावर 4 की फील आ गई होगी। 4 नंबर हो गए, ज्योमेट्रिक मीन पावर 1/4 पे आएगा और अरिथमेटिक मीन डिवाइड बाई 4, ठीक है जी। जोड़ के वापस, ये तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर हो गया, जो 4 ही दे रखा है, पावर 4 भी लगा देते हैं वापस, ये अल्फा की पावर 6, ये बीटा की पावर 4, ये 2 की पावर 4। तो पॉइंट ये है कि अल्फा क्यूब बीटा की पावर अल्फा 6 बीटा की पावर 4, ये 1 हो गया ना, तो 2 की पावर 4 इज 16, ये हमेशा 16 से कम है, तो इसका जो मैक्स है वो आ जाएगा अपना 10c4 इंटू 16, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है वो 10k के बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10k के बराबर है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको के निकालना है, 10c4 कितना होता है, 210 होता है, मेरे को याद है ये, है ना। एक्चुअली क्या है, मैं आगे जाके बताऊंगा ये क्वेश्चन, 10c4 बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, कर सकते हैं कैलकुलेट, कोई लोड नहीं है। तो 21 इंटू 16, तो 16 एंड 1, 16 इंटू 32 और 33, के अपना जो है वो 336, है ना। 10c4 क्या है, थोड़ा 2-4 बार काम आ चुका है PYQ में, 2-4 बार क्या ज़्यादा ही बार काम आ चुका है, तो याद ही हो गया मतलब, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R and K for which 6 into 35 CR is equal to K square minus 336 CR plus 1। अच्छा, फिर K इज एन इंटीजर, भाई ये भी कुछ ऐसा एडवांस में पूछ रखा है एक बार, तो अपन एक काम करेंगे कि ये जो 6 इंटू 35 CR है, इसको तो बड़ा रहने दिया, इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3, और इसको लिखेंगे 36 अपॉन R प्लस 1, एक एक पीछे कम कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है सीरीज में सोल्व करने के लिए अपने पास। इससे क्या होता है कि 35 CR गया, तो 6 इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 3, है ना, इंटू 36 बाय R प्लस 1, ठीक है ना। तो वही 6 उधर आप उड़ा दो, और ठीक है ना, तो R प्लस 1 जो है वो आ जाएगा 6 इंटू K स्क्वायर माइनस 3। देखिए मैं कुछ आपको बाउंड बता देता हूँ भाई, मान लो 35 CR या 36 दोनों एक ही बात हो जाएगी अपने लिए यहाँ पर, मान लो ये डिफाइंड है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, भाई ये तो होना ही चाहिए ना कि 36 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R प्लस 1, ये तो होना ही चाहिए। NCR तो तभी डिफाइन होता है ना जब n ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है ना। तो इससे ये समझ आया कि 36 अपॉन मतलब R प्लस 1 जो है वो हमेशा हमेशा 36 से कम है, बात खत्म। तो ये जो क्वांटिटी है 6 इंटू K स्क्वायर माइनस 3, ये भी तो R प्लस 1 के बराबर ही है, और R प्लस 1 की वैल्यू 36 से कम है, तो ये पूरा भी 36 से कम ही होगा। तो इससे समझ आया मेरे को कि K स्क्वायर माइनस 3 जो है 6 से कम होना चाहिए, 6 उड़ा दिया उधर से, और K स्क्वायर आ गया लेस देन इक्वल टू 9, तो K की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। तो K बेसिकली आपका क्या हो गया कि भाई -3 से 3 हो गया,
ये बात भी समझ में आ गई आपको? अच्छा देखो, के है ना, मतलब ये एक इंटीजर है पूरा, मतलब नेचुरल नंबर ही बोल दो आप तो। ये भी नेचुरल नंबर है, इट हैज़ टू बी नेचुरल, तो उसके लिए के स्क्वायर माइनस 3 नेचुरल, तो के तो नेचुरली होना चाहिए, है ना? तभी तो वो हो पाएगा। बाकी और देख रहे हैं तो इसके बाउंड्री में, है ना, के की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। मैं एक एक को आपको चेक करके समझा देता हूँ। देखिए, जैसे भाई आपने जो है मान लो 2 लिया, है ना, 2 समझाना मेरे लिए ईजी है। वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने तुरंत टिक कर दिया, मतलब काट दिया उसको, क्योंकि 4 नहीं नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो ये कितना आ रहा है? 4 - 3 1 है, चलेगा, और मतलब पॉसिबल है ये, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये 1 है, ये नेचुरल नंबर है, क्वाइट पॉसिबल, है ना? तो 2 चलेगा तो -2 भी चलेगा। ये सबको समझ में आई क्या? अच्छा, मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, आप 3 पुट करो, 3 भी चलेगी। 9 - 3 6, सही है, तो -3 भी चलेगा। मैंने 1 पुट करो, 1 पे क्या लोचा है? 1 - 3 -2 नेचुरल है, बट ये पूरा नेगेटिव हो गया, और ये तो पॉजिटिव ही है, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो 1 नहीं होगा तो -1 भी नहीं होगा, तो 0 भी नहीं होगा, फिर वो फील 0 की आएगी मेरे को। ठीक है, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज आ चुकी है के की? 4। और अगर के की 4 वैल्यू आई है, तो भाई जैसे आप आर कैसे निकालोगे? तो 3 पुट कर देना यहाँ पर, अरे यहीं पुट कर देना, इस जगह, ये जो रिलेशन था ये वाला सोल्व कर ही रखा है, क्यों लोड ले रहे इतना? तो के की एक वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आ जाएगी, तो 4 वैल्यू पे 4 आ जाएगा, क्योंकि आर तो लीनियर फॉर्म में ही है वैसे भी। ठीक है जी, तो 4 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द कोफिशिएंट ऑफ x टेस्ट टू पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x टेस्ट टू पावर 10, x इंटू 1 + x टेस्ट टू पावर 9, x स्क्वायर इंटू 1 + x टेस्ट टू पावर 8 एंड x की पावर 10। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ना? पहला आप ये ऑब्जर्व करो, ये जीपी है, दिख रहा है क्या? 1 + x की बार तो कम होती जा रही है और x की बार बढ़ती जा रही है, तो जीपी है, तो जीपी का सम लिख के उसमें देख सकते हो। दूसरा, भाई अपन सब जगह से x की पावर 7 देख सकते हैं, कोई लोड नहीं है ना? मैं इस एक्सपांशन को एक बार थोड़ा डिटेल, मतलब थोड़ा सा एक दो टर्म और ज़्यादा लिख के आपको समझा देता हूँ, है ना? देखिए, एक एक पावर बढ़ती जा रही है ना ये, भाई जैसे आप बोल रहे हो कि आखिरी पावर x की पावर 10 आ जाएगी, तो इससे पहले क्या हो रहा होगा? x की पावर 9 इंटू 1 + x की पावर 8 इंटू 1 + x स्क्वायर, और एक और लिख देता हूँ भली मैं, है ना, x की पावर 7 और 1 + x का क्यूब। ये हो रहा है, सब जगह पावर 10 है। ओके ओके, मैंने कहा आप सब जगह से आपको x की पावर 7 निकालना है। यू नीड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 विच विल बी इक्वल टू, भाई यहाँ से 7 तो वो तो सीधे ही दिखता है 10c7। अब आगे सोचिए कि वो x इंटू है, तो यहाँ से आपको कौन सा कोफिशिएंट चाहिए होगा? x की पावर 6 का, तो वो कितना आएगा? 9c6, 6 यहाँ से और 1 यहाँ से। अब 2 बार है ना, तो यहाँ से आपको 5 ही चाहिए, 5 कैसे आएगा? 8c5, 5 और 2 7। समझ गए बात को? ठीक है, अब पैटर्न में देख पा रहा हूँ 10 9 8, तो यहाँ क्या होगा? 7c 7 6 5, तो 4 एंड इट गोज ऑन। समझ गए बात को? तो देखिए, डिफरेंस 3 का मेंटेन करना है। आई होप आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रही होगी कि सर देखो, x की पावर 7 और इधर से कांस्टेंट टर्म निकाल लो, तभी x की पावर 7 आ पाएगा, और इसके बाद इनमें से x की पावर 7 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि x की पावर 8 x की पावर 9 बाहर है, तो कैसे आएगा x की पावर 7? अंदर से नेगेटिव पावर थोड़ी जनरेट हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी समझ में आता है, आप पैटर्न देख लीजिए, डिफरेंस 3 का है तो 3c0 पे एंड होगा। अब इससे आगे वाला कोफिशिएंट क्या होगा? तो 4c1। आई थिंक ये पास्कल ट्राइंगल टाइप्स है ना, इसमें इस पूरी सीरीज में एक का वैल्यू 1 है, 3c0, आप इसी को थोड़ा बदल के लिख दो 4c0, और फिर आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि यार ये फॉर्मूले से तुमने बहुत सवाल किए हैं, NCR -1 इज n+1 CR। फ्रॉम दैट फॉर्मूला यू कैन राइट कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कितना हो गया? 5c1। इसके आगे जो टर्म रही होगी वो क्या रही होगी? 5c2, तो 5c2 5c1 6c2,
तो बढ़ता ही जाएगा, तो ऊपर वाली इंडेक्स +1 होती जा रही है, तो मैं आखिरी वाले को देख के आंसर लिख सकता हूँ क्या, कि वो हो जाएगा 11 C और 7। भैया आपने बहुत बार किया होगा और आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये आंसर जो है यहाँ चिपकाना है, इसका आंसर यहाँ चिपकाना है, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है। अब 11C7 ये 11C7 आज बहुत आ गया यार। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24, तो ये 72 है और ये 24 है, तो 3 है, तो 30 इंटू 11 330 आ रहा है। ठीक है जी, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 18 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। 18 है ना, तो भाई मैंने जैसे 9 देखा ना, तो इसके साथ एक बहुत ऑब्वियस है कि भाई इसका भी पावर 9 वाला जो पार्ट है वो अपन साथ में रखें, और एक आप अलग निकाल लो। भाई ये भी अपन क्लास में बहुत बार करते हैं, क्लास नोट्स में क्वेश्चन होता है ये। भाई इससे क्या है कि ये क्लबिंग इजी हो जाएगी, पावर कॉमन निकाल लो, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी है, तो ये समझ गए बात को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया है, ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 9। ठीक है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, भाई ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 9, ये है। यहाँ से आपको 7 देखना है, दो केस बना लेते हैं। भाई एक बार इसका मैं जनरल टर्म समझा देता हूँ आपको, तो इसका जनरल टर्म क्या है, 9CR है ना, माइनस 1 रेस टू पावर R और x की पावर 3R, यही है इसका जनरल टर्म। भाई आपको यहाँ से 3 का मल्टीपल ही मिलने वाला है, तो आप जैसे मान लो 1 लोगे है ना इधर से, तो इधर से सारे 3 के मल्टीपल ही आएंगे हमेशा, तो वो कभी x की पावर 18 बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। समझ गए बात को? मैं आपको वापस वही जो आप पहले किसी क्वेश्चन में मैंने 3 केस बताए थे ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि जैसे भाई जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं है ना, इस पूरे को, तो भाई 1 के साथ, तो भाई एक तो क्या होना चाहिए कि x की पावर 3R जो है वो कितना हो जाए, x की पावर 18, या फिर केस 2 क्या है कि जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक्स स्क्वायर तो ये पावर 2 तो इसके पास है, अब कितना और चाहिए अपने को 18 के लिए, 16 और चाहिए, तो उस केस में x की पावर 3R जो है वो 16 होना चाहिए। तो भाई यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, पर ये तो पॉसिबल है, ये तो r इक्वल टू 6 के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, अब r इक्वल टू 6 के लिए आंसर लिख लेते हैं अपना, तो r इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा कि जो कोफिशिएंट जो 7th टर्म होगी वो होगी 9C6। ठीक है, और r इक्वल टू 6 तो यही हो गया बस 9C6। अब यही है कोफिशिएंट 9C6 कितना होता है भाई, ये r इक्वल टू 6 के लिए आ रहा है ना। ठीक है, तो 9C6 अपन कैलकुलेट कर लेते हैं है ना, 987/6, ठीक है ना, तो 72 और ये 6 तो 12 बचा ऊपर, 12 इंटू 7 84, तो अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी है सवाल भाई है ना। देखो जनरल टर्म लिख के कांस्टेंट टर्म निकालना या कोई पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है ना, सीधा भी देख सकते हैं यार है ना, कि अगर आपको 3 का मल्टीपल चाहिए तो वो तो सीधे ही दिख जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर इंटू फिर वो करके तो 16 कभी बन नहीं सकता, तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप है ना। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 5 46 49 2। तो जब मैं इन टर्म्स को पढ़ रहा हूँ तो मेरे को एक चीज़ दिखती है, मतलब कि यार ये 51 51 51 टाइप सम है, आखिरी टर्म में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ तक 51 है। तो एक काम करते हैं, अपने को फॉर्मूला भी बनता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला भी दिखता है एनसीआर का, कि अगर यहाँ पर ऊपर है ना सब जगह पर 51 फैक्टोरियल होता, तो देखो क्या हो रहा है उससे, दिख रहा है क्या आप सबको कि वो एनसीआर का फॉर्मूला क्रिएट होता हुआ आपको दिख रहा होगा अब, कि भाई, और मैंने वापस डिवाइड भी कर दिया है भाई, मैथ्स है ना भाई, बैलेंस आउट तो करना पड़ेगा आपको, ऐसा कर दिया इसको। तो आई थिंक आपको ये बात चमकती होगी कि यार है ना, ये जो पहली टर्म है ये क्या है भाई, ये है 51C1, दूसरी टर्म जो है 51C3 51C5 है ना भाई, ऐसा मतलब बहुत ऑब्वियस है ये 51C49, और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अभी आखिरी टर्म की बात करते हैं। भाई आखिरी टर्म में क्या है,
भाई ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1 ही बचा वो। अब 1 मेरे ऊपर मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई 1 को ऐसे लिख दो ना यार, क्या लोड है। 51C 51 1 ही तो होता है वो, कैसे भी लिखूँ मैं। उससे मेरे को एक फ़ायदा हुआ, ये सारे ओड वाली टर्म्स कवर होगी। ओड वाली टर्म का सम मैं जानता हूँ कि वो होता है टोटल सम, जो कि 2 की पावर n यानी कि n 51 है, डिवाइड बाई 2 आएगा, आधा होता है वो। और 1/51 फैक्टोरियल बाहर रहने दो, तो 2 की पावर 50 हो गया है, और 51 ये रहा फैक्टोरियल। इजी सवाल है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 30C1 स्क्वायर 2 टाइम्स 30C2 स्क्वायर 3 टाइम्स 30C3 स्क्वायर एंड 30 टाइम्स, तो अपन जनरल टर्म लिख लेते हैं सीधा, सीक्वेंस सीरीज का फंडा है ये तो, है ना। R इंटू 30CR, भाई सीक्वेंस सीरीज में ही सिखाया जाता है ना, किसी भी टर्म का सिग्मा करना है तो सिग्मा TN इज SN, ठीक है ना। तो वो अपन भी जनरल टर्म लिख के उसका सिग्मा कर रहे हैं, ये अपना आंसर है भाई। अब ये अपने को सिखाया जाता है क्लास में कि भाई इसको लिखें 30CR इंटू 30CR, और R को कैंसिल करने के बारे में सोचें, तो भाई कैसे लिख सकते हैं 30/R, और 29C एक एक कम कर देते हैं यहाँ से, है ना। R-1 30CR, ठीक है, और R से R गया, डन है। 30 बाहर, 29C R-1, और आपको ये फील आ रहा होगा इसके बाद ये जो है वो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट है, यानी कि ये दो बाइनोमियल सीरीज का मल्टीप्लीकेशन है। शॉर्टकट भी क्लास में समझाया जाता है ना। भाई इसको अपन एक काम करें कि 30C 30-R कर देते हैं, ठीक है ना। R रेंजिंग फ्रॉम 1 to 30, तो बढ़िया है, सारी टर्म्स भी कवर हो रही है। इसका शॉर्टकट आपको पता है, अपर इंडेक्स का सम और लोअर इंडेक्स का सम, है ना। तो अपर इंडेक्स तो क्या होगी 30 एंड 29 59, सी R-1 और 30 R से R गया 30-1 29, ये अपना आंसर है। आप प्रूव भी कर सकते हैं, कोई ऐसा लोचा नहीं है। आप लिखेंगे 1 + x की पावर 30 का एक्सपेंशन और 1 + x की पावर 29 का एक्सपेंशन, और उसमें अपन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 को देख रहे होंगे, तो उससे वही आता है ना। अपन क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, ज़रूरत है अभी शॉर्टकट अप्लाई करने की। ये अपना आंसर है। नाउ दिस आंसर इज दिस, है ना। अब इसको कंपेयर करना है यार, तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो देखिए अपन अपना आंसर निकाल चुके हैं 30 इंटू 59C29, तो 59 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल एंड 30 फैक्टोरियल, यही है ना। इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं अल्फा टाइम्स 60 फैक्टोरियल बाय 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू तो निकालनी, उल्टा सोल्व कर लेते हैं। 59 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल कट किया, तो यहाँ पे कितना आएगा 60, 30 फैक्टोरियल उड़ा दिया, 29 और 30 में यहाँ 30 बचा, ठीक है ना। और इस जगह पर भी अपने पास 30 बच रहा है, तो भैया कितना आ रहा है 2, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो आ रही है 15, दिख रहा है सबको, ठीक है ना। भाई दिख गया 15 इंटू 6 900, 30 इंटू 30 900, ठीक है ना। तो 15 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है, समझ गए बात को। तो बाइनोमियल का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके ऊपर ये सवाल था, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1/n+1 NCN 1/n NCN-1 से लेकर 1/2 NC1 एंड NC0, इस सीरीज का सम करना है ना। तो अपन वही जनरल टर्म लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं थोड़ा इजी लगेगा इस जगह से। तो इस जगह से दिख रहा है आपको कि NCR/R+1 सिग्मा R की वैल्यू में 0 से लेकर n तक ले जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा क्या। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप इंटीग्रेशन भी सोच सकते हैं इसमें, पर मैं तो भाई सीधा ही है कि अपन जानते हैं कि n+1 CR+1 कैन बी रिटर्न एज n+1/R+1 NCR। भाई इससे ही सारे क्वेश्चन करते हैं अपन। तो NCR/R+1 की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूँ n+1 CR+1/n+1, R की वैल्यू 0 से n+1 तो बाहर आ गया, और उसके बाद जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या है n+1 C1 n+1 C2 n+1 CN+1, ऐसा लिखा है, समझ गया बात को। भाई 0 नहीं आएगा, बाकी सब आ ही रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 2 की पावर n+1 -1, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाय 10, मतलब यार दिखना चाहिए n9 है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसमें अब।
1023 तो कैसे आया होगा, 1024 ये रहा होगा, तभी -1 करके 1023 आया होगा। और सेट ये भी हो रहा है कि 9 + 1 10 है। तो मतलब ऑप्शन बोल दो या हिट एंड ट्रायल बोल दो, कैसे भी कर लो यार, दिखता है तो, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, सिग्मा के इक्वल टू 1 to 31, 31 सी के 31 सी के -1, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट। के इक्वल टू 1 to 30, 30 सी के 30 सी के -1, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट। अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि ये जो है के इक्वल टू 1 to 31, ठीक है, पहले वाले को ऐसे लिख दिया 31 सी 31 माइनस के, है ना। ये सीरीज रिवर्सल हो जाता है वहाँ पर, जब अपन मल्टीप्लाई करके बताते हैं तो इसको रिवर्ट करके लिखते हैं अपन, ताकि कोफिशिएंट अपने को जल्दी दिखे, है ना। माइनस ये आ जाएगा के इक्वल टू 1 to 30, 30 सी 30 माइनस के और 30 सी के -1। देखो मैं चेंज इसलिए भी करता हूँ, लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट है ना। इसमें थोड़ा सा लोचा होता है कि कई टर्म मिस ना हो जाए। तो जब के पुट कर रहा हूँ 1 तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ फाइन। 31 पे ये 0 आ रहा है, 1 पे ये 0 हो रहा है, 30 पे ये 0 हो रहा है, तो टर्म सारी कवर्ड है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। नाउ यू कैन गो फॉर दैट शॉर्टकट। शॉर्टकट होता है अपर इंडेक्स का सम और लोअर इंडेक्स का सम, विच इज़ 30। अपर इंडेक्स का सम, लोअर इंडेक्स का सम, समझ गए क्या बात को, ठीक है। एंड दिस इज अल्फा टाइम्स 60 फैक्टोरियल और जो भी है ये, है ना, 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल, ये आंसर है। और अल्फा बताना है, सॉरी 16 अल्फा बताना है। कैलकुलेट कर लें क्या? देखिए क्या करें, कोई फॉर्मूला बनाने जैसा है क्या? कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं अपन, तो अपने ओपन ही कर देते हैं इसको। 62 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, 29 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 60 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल, ठीक है। 60 फैक्टोरियल उड़ा दिया भाई ऊपर से, तो क्या आया 62, 61 और 1। 30 फैक्टोरियल उड़ा दिया भाई, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। और 30 फैक्टोरियल यहाँ से उड़ा देते हैं इस जगह से, तो एक काम करते हैं 30 फैक्टोरियल नहीं उड़ाते हैं, एक बार 30 में चक्कर पड़ जाएगा, 31 उड़ा देते हैं, पीछे वाला है ना 31, 31 और यहाँ पे 32। 31 फैक्टोरियल गया भाई, समझ गया बात को। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 30 है, तो 29 उड़ा देते हैं, तो 30 बचेगा। यहाँ पर 29 उड़ा दिया तो ये गया, और 29 उड़ा दिया तो यहाँ पर 30, ये है भाई, छोटा मोटा कैंसिलेशन है ना, ठीक है। अब क्या करें, अब सोल ही कर लेते हैं मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? या फिर 30 इधर ले जाओ, 30 इधर ले जाओ, और क्या। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आएगी, 30 इधर ले गए, 30 कट गया, तो 62 इंटू 61 बाय 32 माइनस 30, ये है अल्फ़ा की वैल्यू, सही है, सही है। 16 अल्फ़ा चाहिए तो 16 अल्फ़ा चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 16 से मल्टीप्लाई किया ना तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 62, 61 और 2 आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करने पर 480। डन। ये आ गया अपने पास 31 राइट इंटू 61 माइनस 480, समझ गए बात को, ठीक है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट, है ना, 61 31, तो भाई क्या करें, ऐसे ही कर लें, मतलब बचपन में करते थे वैसे ही। 3 और कितना हो गया 183, 191, सही है 1891, है ना, 1891 माइनस 480, 480 हटाओ भाई, तो कितना आएगा 1141। कहीं है क्या ऐसा? बड़ा ही डर लगता है कि कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मैच नहीं किया तो वापस कौन करेगा। 1411 ये रहा भाई, ठीक है ना, डन है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 10 इज 2 की पावर k इंटू एल। इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो निकालना है और कंपेयर करके k बताना है ना, वेर एल इज ऑड इंटीजर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अपन ये मल्टीनोमियल हो गया भाई, है ना, तो मल्टीनोमियल का आपको तो पता ही होगा कि जनरल टर्म, है ना, कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसमें भाई जनरल टर्म ही याद रखना होता है अपने को, है ना। तो वो होता है
कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लेट्स से R1 R2 R3 अपन उन तीनों टर्म्स के ऊपर पावर ले रहे हैं, तो नीचे आता है R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, है ना। और फिर ये होता है कि भाई 3x क्यूब की पावर R1 माइनस 2x स्क्वायर की पावर R2 और 5/x⁵5 की पावर R। और जहाँ पर आपको ये पता होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है वो 10 के बराबर होगा हमेशा, ठीक है ना। यही होता है अपने मल्टीनोमियल का जनरल टर्म, इसी से अपन सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अपने को जो है वो कांस्टेंट टर्म देखना है। अब यार कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया कि जो x की इफेक्टिव पावर है, यानी कि इसके ऊपर कितना आ रहा है 3R1 2R2 माइनस 5R3, समझ गए बात को, है ना। ये जो इफेक्टिव पावर है वो कितना होना चाहिए 0, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 इज 10। समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, किसी एक वेरिएबल को तो एलिमिनेट करो, देखते हैं बाकी। तो 10 माइनस R1 माइनस R3 ये R2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। 10 माइनस R1 माइनस R3 माइनस 5R3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को मिलेगा 3R1 माइनस 2R1 R1 प्लस 20 माइनस 2R3 एंड 5R3 7R3 इज इक्वल टू 0। R1 प्लस 20 इज 7R3। भाई R1 R2 R3 आप जानते ही हैं 0 से 10 के बीच में नंबर है, होल नंबर एक तरीके से, है ना, 10 से ऊपर नहीं होगा। तो अगर 7R3 इसके बराबर है तो R1 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ये क्वांटिटी 7 का मल्टीपल है, उसके लिए मेरे को दिख रहा है कि R1 1 ही पुट करना पड़ेगा, तभी तो 21 और फिर ये आ पाएगा, फिर 2 3 4 20 से ऊपर आप R1 की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे ताकि नंबर जो है 7 का मल्टीपल आए, तो 21 28 फिर अगला आएगा। अब 28 के लिए अगर आप R1 को कितना पुट करेंगे, 28 के लिए 8 पुट करेंगे, तो R3 को 4 होना पड़ेगा, तभी तो 7 × 4 28 होगा, है ना। अगर वो तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सम 10 है, तो 8 वाली पॉसिबिलिटी रिजेक्टेड, फिर तो आगे आने से रहा। तो R1 1 ये 21, तो उस टाइम पर R3 जो है कितना हो गया फिर 3, और 3 और 1 4, तो R2 कितना हो गया फिर 6। ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके लिए अपने को कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। नाउ वो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, तो भाई लिख देते हैं अपन, है ना, इधर ही लिख देते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये R1 R2 R3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, और 3 की पावर R1, तो 3 की पावर 1 माइनस 2 की पावर R2, तो 2 की पावर 6 ही हो गया, और 5 की पावर R3 विच इज़ 3। इसको इस फॉर्म में लाना है कुल मिला के, ठीक है ना। तो 10 9 8 7, और ये नीचे 3 फैक्टोरियल 6 है, और बाकी तो गया पूरा, है ना, ठीक है। 6 फैक्टोरियल तो कट कर ही दिया इसके आगे। अच्छा जी, 2 की पावर कलेक्ट करनी है ना, 2 की पावर के निकाल लेना, और बाकी जो बच रहा है वो ओड हो जाएगा फिर, है ना, 2 पूरा कंज्यूम करना है अपने को, ठीक है। तो भाई ये इधर कितना है तो वो देख लेते हैं एक बार। भाई ये 3 और 6 ये तो हटा ही दूँ मैं, है ना, 2 बच रहा है यहाँ पर एक, और ये 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 3 है, तो देखिए 2 की पावर 5 तो ये हो गया, है ना। मैंने कहा ठीक है, 2 की पावर 5 तो यहाँ पे है ये वाला पार्ट, फिर 5 की पावर 3। अच्छा इनका क्या सीन है देखना, 2 की पावर 3 एक यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 और आ रहा है अपने पास, है ना। और आई थिंक अगर यहाँ से 2 उठा लिया तो एक 5 बचेगा, एक 3 का स्क्वायर ये हो गया, एक 7 की पावर 1 ये हो गया, है ना। तो 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 ये हो गया 2 की पावर 9, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 4 ही आएगा ना, 3 1 4 एंड 7। वैसे बाकी सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर 2 की पावर कलेक्ट कर ली तो उसके बाद प्राइम में कोई 2 तो इवन आएगा नहीं,
तो जो बच रहा है वो ओडी है। तो ये आपके किसका काम कर रहा है, एल का, और ये किसका काम कर रहा है, 2 की पावर के का। तो के की वैल्यू क्या होगी, 9। समझ गए बात को, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सॉरी, टी के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंसी। तो अपन ने लिखा जनरल टर्म, ठीक है ना। तो वो है कि भाई 10 CR टी एक्स की पावर 1/5 10 - R 1 - x की पावर 1/10 डिवाइडेड बाई टी रेस टू पावर आर, ये है, ठीक है। इंडिपेंडेंसी टी पे देखनी है, टी की इफेक्टिव पावर लिख रहा हूँ मैं, 10 - R यहाँ से दिखा, और यहाँ से आएगा -R, और ये होना चाहिए टी की पावर 0। तो आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5। Now once you get r की वैल्यू 5, your t6 is going to be the term independent of t which will be, भाई 5 पुट करोगे 10 - 5 5 5/5 x हो गया, और 1 - x कितना 5 5/10 1/2 1/2 मतलब रूट है, ये है। और अपने को इसका जो है वो आ, मतलब मैक्सिमम इन क्या देखना, मैक्स वैल्यू देखना है 0 से 1 में, ठीक है। डिफ्रेंशिएट ही कर लेंगे, सीधा ही है ना, ठीक है। तो भाई मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया है इसको, x इंटू 1 - x का रूट, और सीधा ही एफ डैश निकाल लिया, तो एफ डैश आ जाएगा 1 - x है ना, x का 1, और प्लस x एज इट इज़, और 1/2 √x और -1 है ना, और ये ज़ीरो करके देख लेते हैं अपन। तो ये आ रहा है 1 - x इज इक्वल टू x/2। तो 2 - 2x इज x, तो x की जो वैल्यू है वो आ रही है 2/3, है ना। भाई मेरे हिसाब से इसी पे आ रहा होगा मैक्सिमम, मैं आपको बता भी देता हूँ ये कैसे हो रहा है। भाई 0 से 1 में अगर अपने को देखना है, ठीक है ना, तो हाफ पुट करके देख लो, इसमें डेरिवेटिव का साइन चेंज देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो भाई अगर 1/2 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, और ये -1 है। एक काम करते हैं, 1 1 1 भी सेटिस्फाई नहीं करवा सकते अपन, ज़ीरो पर एक आइडिया ले सकते हैं अपन क्या, ज़ीरो पे आइडिया ले ही सकते हैं ना, ज़ीरो पुट कर लेते तो ये 1 है, ये पूरा ज़ीरो ही हो गया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, और बाद में नेगेटिव ही रहा होगा साइन चेंज हो, ठीक है। तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज हुआ है, तो इस पॉइंट पर ज़रूर जो है वो क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2/3 पुट कर दो, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, वो आएगा एट x इक्वल टू 2/3, ठीक है, जो कि हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2/3 एंड 1/3 का रूट। अब ये कहाँ है तो 2/3 दिख गया, 1/√3 दिख गया, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, भाई डेली ऑप्शन करेक्ट है ना, √3 ऊपर दिख रहा है पर वो 2/3 नहीं दिख रहा है इसलिए, ठीक है जी। चलिए, चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन 19 रेज टू पावर 200 एंड 23 रेज टू पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 49। देखिए 49 तो इन नंबर को जैसे भी ब्रेक करोगे तो उनके बेस में जो दो में से एक नंबर है वो 49 या 49 का मल्टीपल हो तो बेहतर है ना। तो भाई 19 है ना, 19 कैसे देखें, 21 ही देखते हैं। भाई दूसरा नंबर जो तोड़ते हो, जो एक एक तो उस नंबर का मल्टीपल होता है, दूसरा नंबर जितना छोटा हो उतना अच्छा है ना। मतलब भाई लिखने को तो आप 19 को 49 - 30 भी लिख सकते हो, पर जो बचा हुआ नंबर है वो बड़ा आ जाएगा, फिर उसमें वापस बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर दूसरा छोटा हो तो अच्छा है, जैसे मैंने 19 को लिखा है कि भाई 21 - 2, 21 7 का मल्टीपल हो ही जाएगा, 7 से 49 जज कर सकते हैं। और ये देख लिया अपन ने 21 + 2, है ना, रेस टू पावर 200, सो आई थिंक ये आएगा। भाई एक a - b है, एक a+b है, तो टर्म्स कटती जाएगी, एक एक तो जो बच रही वो डबल बचती है ना। तो अपन ने इसको लिखा, तो ये आएगा कि 200 C0 21 रेस टू पावर 200 प्लस 200 C2 21 रेस टू पावर 198 2 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। तो आखिरी जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 200, इससे पहले जो आएगा वो आएगा 200 C198 21 का स्क्वायर आ जाएगा, और
2 की पावर 198, ऐसा कुछ। देखिए 49 देखना है ना, तो 21 में एक 7 है, और 21 के ऊपर पावर अगर 200 और ये है तो 7 का स्क्वायर तो इजीली दिख रहा है सबको। आई थिंक इस जगह तक जहाँ पर 21 का स्क्वायर जा रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर भी जा ही रहा है, 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो ये सारे नंबर जो है ये 49 के मल्टीपल पर है, इनका सम वो आखिरी बच रहा है। तो आई कैन राइट कि ये है 49k प्लस 2 की पावर 201। अब रही बात इसमें देखना है 2 की पावर 201 में कि इसमें क्या सीन है, तो भाई इसको तो अपन 2 क्यूब है ना करके, और 8 है ना, तो 67, सही है क्या? हाँ सही है। और 8 है ना, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7+1, और भाई ये थोड़ा लिख देते हैं, तो 67C07 की पावर 61 से लेकर 67C 66 7 एंड 1, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पर 7 स्क्वायर आ रहा होगा। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अच्छा, भाई ये 49 के जो है इसके साथ चलने देते हैं। भाई मैं 7 का स्क्वायर पे ध्यान दूंगा है ना, 7 पे ध्यान नहीं देना, ये थोड़ा सा गलती ना हो जाए अपने से इसमें। तो आई थिंक वापस इसमें यहाँ तक, इस जगह तक 7 का स्क्वायर सब जगह दिख जाएगा, 49 बार आ गया, उसको मैंने क्या बोल दिया, 49k प्लस 49k1। और भाई ये 67 × 7 है ना, और +1, ये तो अपन ऐसे ही देख लेंगे। तो ये आगे वाले तो 49 म्यू लिख दूँ, प्लस भाई ये तो मैं 67 × 7 ऐसे ही कर लेते हैं यार, है ना। 67 × 7 तो 49 4 एंड 42 एंड 4 469 एंड 1, तो 470 है, ठीक है ना। तो अपन ये जानते हैं कि 49 × 10 कितना होगा भाई, 490 होगा ना। समझ गए बात को, ये कितना है 470 है ना, तो 29 आ जाएगा मेरे हिसाब से रिमाइंडर। भाई आप तो क्या करो, इसको 49 से डिवाइड कर दो, मेरे को पता 490 पे सेट हो रहा है ना, तो 20 बच रहा है ना, तो 29 रिमाइंडर हो जाएगा। आप उल्टा सोच लो, इट्स अप टू यू, आप डिवाइड कर लो सीधे ही। 49 × 9 प्लस जो भी बच रहा हो देख लेना, वो 29 ही होगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, भाई ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आता है ना। तो जनरल टर्म लिखा अपन ने, इसका जनरल टर्म है इसका 680 CR 3⁻1/2 680 - R, ठीक है, एंड 5 की पावर 1/5 1/4, और ये R। तो भाई ये क्या है कि 5 की पावर R/4 लिखा है, तो है ना, और 3 की पावर 680 - R/2, और ये है 680 CR, और ये TR+1 है, ठीक है भाई। अगर आप चाहते हो कि रेशनल टर्म आए, है ना, रेशनल इंटीग्रल टर्म, तो भाई ये 5 के ऊपर जो पावर है अगर आप देखोगे तो वो √5 5 √5 ऐसी नहीं, मतलब ऐसा नहीं टर्म बनना चाहिए, पावर हाफ 3/2 ये सब ना है, पावर इंटीजर आए इसके ऊपर, बात खत्म, है ना। 5 के ऊपर पावर इंटीजर आएगा तो ये नंबर पूरा इंटीजर ही बनेगा, ये तो इंटीजर है ही है। और 3 के ऊपर भी अपन कुछ ऐसे ही लॉजिक लगा देंगे। तो अगर 5 के ऊपर पावर इंटीजर चाहते हो तो आई थिंक R जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 4 8 12 16 से लेकर जहाँ तक जाना है 680, 680 4 का मल्टीपल ही, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये सारे इवन ही है, तो भाई यहाँ पुट करोगे तो ये इवन ही आएगा, और इवन/2 ओड इवन कुछ भी हो, है तो इंटीजर ही है, तो बात खत्म बस। 3 के ऊपर भी सेट हो गया मामला। तो ये कितनी वैल्यूज है वो गिन लो। तो 680 है ना, तो देखना 680 तो कितना हो गया भाई, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 1 और 2870, 170 टर्म्स तो 4 से लेकर है, एक और जीरो वाली भी गिननी है भाई, 171 टर्म्स जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। आप तो इस ये नंबर ऑफ वैल्यूज बाहर गिन लो, AP में नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, और पहला टर्म 0 रख देना, 171 दिख जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ टर्म्स विदाउट एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज 7315, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ही हो गया, तो खटाक से अपन ने जो है इसका जनरल टर्म लिखा, और इसका जनरल टर्म है 22CR, है ना, और x की पावर 2/3 22 - R एंड α/x³ रेस टू पावर R, ठीक है। तो x की जो पावर है वो आ जाएगी इफेक्टिवली 22 - R, है ना, इंटू 2/3, और
-3r, और ये x रेज टू पावर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 44 - 2r डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3r होना चाहिए। तो 44 - 2r इज इक्वल टू 9r। तो r की वैल्यू 4। वंस यू गोट r की वैल्यू 4, आपको पता है कि जो पांचवी टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, खटाक से लिख दो, ठीक है। तो जो पांचवी टर्म है भाई वो हो जाएगी 22c4, है ना, r की वैल्यू 4 और अल्फा की पावर 4, एंड दिस इज गिवन कि 7315 है। और थोड़ा कैलकुलेशन है तो करते हैं, आओ, है ना। तो भाई 22, 21, 20, 19, है ना, डिवाइड बाय वही 18 फैक्टोरियल काट दिया और नीचे 24, है ना, और ये 7315 होना चाहिए। ओके। तो भाई अपन ने क्या किया कि 5 एंड 6 4 से कट कर दिया इसको, और भाई इसमें क्या किया अपन ने, ये 7 है और यहाँ पे 2 बचा तो ये 11 कर दिया। तो ये है 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 19, है ना, ये सारे प्राइम ही है ना। तो एक काम करो ना, कट करते हुए चलते हैं फिर एक एक करके, है ना। भैया अल्फा की वैल्यू देखी जाएगी, ओके। 5 से डिवाइड किया इसको, ठीक है, आएगा 1, है ना, और 2 3 तो 4, 3 1 तो 6, और ये 1 4 6 3, 5 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना। तो अब क्या बचा अपने पास, 11 इंटू 7 इंटू 19 इंटू अल्फा की पावर 4, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ 7, तो 2, है ना, 209। भाई ये 19 का क्या सीन है, ये 19 है ना, मैंने गलती तो नहीं की है। तो ये 19 तो भाई आ गई, ठीक है, आन दो। 19 मेरे को इसमें, हाँ दिख रहा है, खैर चलो बढ़िया है, ठीक है। हाँ क्या कर रहा था मैं, 209, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 19 इंटू अल्फा की पावर 4। तो जो अल्फा की पावर 4 है वो एक बार 11 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 11 और फिर 9 9 तो 19, बढ़िया भाई। अल्फा की पावर 4 कितना आ गया, 1। अल्फा प्लस माइनस 1, फिर मोड अल्फा पूछा होगा, मोड अल्फा 1 है भाई, ठीक है, डन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो ये क्वेश्चन ही बहुत पॉपुलर है, शुरुआत की टर्म और फिर पीछे की टर्म का रेशियो ये देते हैं, है ना। व्हेन दिस एक्सपेंशन इज रिटन इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 1/3 की पावर 1/4, इसका इंक्रीजिंग पावर, इसके ऊपर पावर बढ़नी चाहिए, तो आप नॉर्मल लिखोगे तो इसके ऊपर पावर आर आएगा, और फिर आर की वैल्यू 0 1 2 3 पर बढ़ाओगे तो पावर भी बढ़ती जाएगी, तो ठीक है। ये इसलिए देते हैं ताकि कोई बच्चा जो है इस ए प्लस बी की पावर एन को शुरुआत की पांचवी टर्म लिखते हुए बी प्लस ए की पावर एन ट्रीट ना कर ले, है ना, वो श्योरिटी देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं अपन जो है पांचवा टर्म लिखते हैं शुरुआत से। तो पांचवा टर्म आपको पता ही है कैसे आएगा, है ना, आर को 4 पुट करके आ जाएगा, तो NC4, है ना, ये पांचवा टर्म है स्टार्टिंग से, और 2 की पावर 1/4, राइट, और N-4, 3 की पावर -1/4 की पावर 4, और एक लिखते हैं वो वाली टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, है ना। देखो आखिरी के लिए क्या है, दो तरीके हैं, या तो आपको कुछ बातें याद हो कि देखो rth टर्म फ्रॉम एंड इज n-r+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, भाई मैं तो यही करता हूँ कि इसको है ना a प्लस बी, ना इसको b प्लस ए लिख देता हूँ, तो ये सीरीज उल्टी हो जाती है। और b प्लस ए लिखने से ये होगा कि भाई आपको जो आखिरी से पांचवी टर्म चाहिए थी, अब वो शुरुआत से पांचवी टर्म आ जाएगी। तो मैंने इसको ट्रीट कर लिया उल्टा, और अब मैं फिर से पांचवी टर्म लिखूंगा। तो भाई पांचवी टर्म के लिए आर को 4 ही पुट करना है, अब मेरा ये ए बनेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 3 की पावर -1/4, और उसकी पावर है N-4, और 2 की पावर 1/4 की पावर 4, ये है। और ये दे रखा है 6 की पावर 1/4 डिवाइड बाई 1, है ना। आप वो जो बताया मैंने उससे भी कर सकते थे, सेम ही चीज आएगी वो तो। ये तो गया भाई, देखिए ये 3 की पावर -1 है 2, तो 3 की पावर -1 है, और ये 2 है तो 1/6 ही हो गया, मतलब कुल मिला के। और इसको इधर ही ले जाते हैं अपन, तो 6 इंटू 6 की पावर 1/4 विच इज 6 की पावर 5/4, ठीक है ना, मतलब देख लेंगे। इसको देख लेते तो ये क्या भाई, 2 की पावर N-4/4, राइट, डिवाइडेड बाय 3 की पावर N-4/4 विथ माइनस साइन, ऐसा है।
है ना। अब देखो ये 6 की पावर जो इफेक्टिवली है ना, वो 6 की पावर 5/4 ही हो गई, ठीक है ना। यार अगर मतलब इट्स योर कॉल, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ n-4/4 और 3 की पावर n-4/4, और ये जो 6 है ना, उसको लिखा अपन ने 2 की पावर 2 × 3, और 2 की पावर 5/4 और 3 की पावर 5/4, ठीक है ना। तो क्योंकि ये मतलब दोनों प्राइम है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, प्राइम वगैरह सब छोड़ो, अपन तो 2 की इफेक्टिवली पावर देख लेते हैं, है ना। तो 2 की पावर है n-4/4 -5/4, और आई थिंक 3 की भी यही पावर है ना। तो ये है 3 की पावर n-4/4 और -5/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। पावर सेम है तो यू कैन राइट दिस इज 6 की पावर n-4/4 -5/4 इज इक्वल टू 1, जो 6 की पावर 0 हो गया, तो दिख गया अपने को n-4 -5 ये 0 होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है, n 9 आ गया। अब अगर n 9 आ गया तो ये चीज़ अपने को अब नोन है कि ये 9, पूछा क्या है, द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब सिक्स्थ टर्म पूछा है, तो 5 पुट करेंगे आर की वैल्यू, तो 9c5, और 2 की पावर 1/4 है, तो 9 - 5, और 3 की पावर -1/4 है, तो 5 पुट किया तो ये 5, एंड दिस इज गिवन कि ये है अल्फा अपॉन 3 की पावर 1/4। तो गेट अल्फा, ये क्वेश्चन है। देखिए 9c5 है ना, वैसे तो 126 होता है, आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 की पावर 4 और 1/4, ये तो मतलब 4 और 1/4 कट ही हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 की पावर -5/4 है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 3 की पावर 1/4। मेरे हिसाब से आपको शायद ये दिख रहा होगा, ये 1/4 इधर जाएगा, -4/4 बनेगा, और वो -1 ही हो गया, तो नीचे ले लेंगे, तो मतलब 126 × 2, और 3 की पावर -1, वो 3 कर दिया, और ये अल्फा है, ठीक है। तो 43 × 2, 43 × 2 86 हो गया भाई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये अपने अल्फा की वैल्यू है 86, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन तो शायद आपको क्लास में पक्का करवाया होगा, मतलब है ना, सब बच्चों को याद ही होता है। ये ऊपर जो x+1 लिखा होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, a³ + b³ वाले फॉर्मूले से ऐसे करके, है ना। और भाई नीचे जो है, क्योंकि अपने को a² - ab + b² की फील है इसलिए, और फिर इसमें भी अपन जो है क्या करते हैं, a² - b² सोचने लग जाते हैं, क्योंकि नीचे से x की पावर हाफ कॉमन लेने पर x की पावर हाफ -1 बच रहा है। ये समझ में आई क्या बात है ना, ठीक है। ये बहुत ही ट्रिकी है, पर इतना ऑब्वियस हो चुका है आजकल की, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया ना, इसलिए पता ही है सबको। तो ऊपर a³ + b³ कर दिया, तो ऊपर बचेगा a + b, और फिर भाई ठीक है कि a² - ab + b², और नीचे भी यही है, ठीक है, और x की पावर हाफ -1, x की पावर हाफ +1, और x की पावर हाफ -1। भाई ये पूरा फैक्टराइजेशन तो क्लियर है, इसमें अपना एक फैक्टर गया है, और इसमें अपना ये फैक्टर गया, तो बचा क्या, x की पावर 1/3 + 1 माइनस, ये जो x की पावर हाफ है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + x की पावर -½ की पावर 10, और इफेक्टिवली 1 से 1 भी आप काट दें तो आपको ये वाला एक्सपांशन बनता हुआ दिखेगा, डन है। अब ये वाला एक्सपांशन जब आ जाता है ना भाई, तो बात खत्म, फिर तो अपना TR+1 जो है वो 10 CR x की पावर 1/3 10 - r माइनस ऑफ 1 की पावर r, और x की पावर -1/2 की पावर r, x की पावर effectively 10 - r/3 and -r/2, and that has to be x⁻⁴. तो 10 - r/3 should be equal to r/2. So 20 - 2r is equal to 3r,
तो r की वैल्यू कितनी आई 4। तो जो फिफ्थ टर्म है दैट वुड बी 10c4। 210 भी कैलकुलेट कर लेना, मेरे को तो याद ही है, तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया 10c4, है ना। ठीक है जी, तो इसका 210 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इसमें पूछा है कि भाई द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर 7 एंड b रेज टू पावर 8 मल्टीनोमियल है ना। अपन लिखते हैं जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल a रेज टू पावर r1 2b रेज टू पावर r2 4ab रेज टू पावर r3। यही है इसका जनरल टर्म, वेयर r1 प्लस r2 प्लस r3 हैज टू बी 10, राइट, है ना। अब करना क्या है भाई, a की पावर कलेक्ट करते हैं। तो a की पावर इफेक्टिवली क्या है r1, और a की पावर यहाँ से क्या आएगी r3, जो कि कितना होना चाहिए 7। b की पावर कलेक्ट करते हैं r2, और यहाँ से b की पावर क्या आएगी r3, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 8। और r1 प्लस r2 प्लस r3, भाई ये तो 10 होना ही चाहिए। भाई यहाँ से अपन खटाक से जो है r1 r2 और r3 निकाल लें। कैसे, r1 प्लस r3 7 है, यहाँ पुट कर दिया, 7 इधर गया तो r2 कितना आया 3, r2 प्लस r3 कितना है 8, 8 इधर गया तो r1 कितना आया 2, सब मिला के कितना है 10 है, तो ये कितना होना चाहिए 5। यू गोट r1 r2 r3, ठीक है, बस यही तो है। तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा फिर कि 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड r2, तो 2 की पावर 3 एंड 4 की पावर 5, ये है। एंड दिस हैज टू बी k इंटू 2 रेज टू पावर 16, तो k बताना है, ठीक है, कैलकुलेशन है ना। तो भाई ये आएगा 10 9 8 7 6, ठीक है, और ये है नीचे 2 इंटू 6। भाई ये 2 की पावर 10 और इंटू 3, पहले तो ये कर लेते हैं, 2 की पावर 10 और 3, तो 2 की पावर 13, तो ये हो गया, ठीक है। भाई 6 और 6 हटा दें अपन, और यहाँ पे क्या लिख दें अपन 5, 2 की पावर 3 करके उसको भी उसके साथ सेट कर दो, तो 2 की पावर कितना हो गया 16। भाई ये भी इसके साथ चला गया है ना, ओके। तो अब करना क्या है कि भाई 7 इंटू 5 35 इंटू 9, यही है ना। तो भाई 45 है ना, 35 इंटू 9 कितना हो गया 315 ही हो गया, इंटू 2 की पावर 16 है ना, इज इक्वल टू के इंटू 2 की पावर 16। तो भाई दिख गया ना सबको के कितना आ रहा है, भाई के जो है वो 315 आ रहा है, ठीक है, मतलब चलता है, थोड़ी कैलकुलेशन है करते रहते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है ना, ये सीरीज रिवर्सल का बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 रेज टू पावर 10 जो है 2x² प्लस 3x प्लस 4 रेज टू पावर 10, ये अपने को दे रखा है कि ये है a0 a1x a2x² a3x³ से लेकर a20x की पावर 20, और इसमें a7/a13 बताना है ना। तो मतलब देखिए ये जो 7 और 13 है, ये एक तरीके से आपको लग जाएगा है ना, कि जैसे a7 जो है वो आगे से 8वां टर्म है, a13 जो है वो पीछे से आप टर्म गिनोगे, तो पीछे गिनोगे तो 20 19 है ना, 18 17 16 15 14, ठीक है ना, ये 8वां टर्म ही आ गया 13। तो ये आगे से 8वां टर्म है, ये पीछे से 8वां टर्म है, मतलब ये सीरीज रिवर्सल का सवाल है ना। सीरीज रिवर्सल जनरली जब क्वाड्रेटिक सिमेट्रिक होती है तो मल्टीनोमियल में या ट्राइनोमियल में बोल देता हूँ अभी, आप x की जगह 1/x कर दो हो जाएगा, बट ये क्वाड्रेटिक सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला कोफिशिएंट है वो 2 है और आखिरी कोफिशिएंट है जो 4 है, सिमेट्रिक नहीं है। सो आप से रिवर्ट करेंगे तो x की जगह 1/x करने से काम चलेगा नहीं, रिवर्ट करना चाहते हो तो अब सिमेट्रिक कैसे बनाए, भाई मैं चाहता हूँ कि मतलब जब मैं कुछ इसमें x की जगह 1/x कुछ भी करूँ ऐसा, तो वापस अल्टीमेटली एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट 2x² ही आ जाए, ताकि मैं कंपैरिजन कर पाऊँ अच्छे से। तो मैंने वो फंडा सोच लिया अपने दिमाग में, मैंने बोला x की जगह 2/x करो। अब देखो 2/x करने से क्या होगा, क्या वो आप अभी फील कर लेंगे कि जैसे आपने जैसे यहाँ पे
किया ना कि 2/x का स्क्वायर और 3 इंटू 2/x, ठीक है, और प्लस 4 रेस टू पावर 10। तो भाई इधर भी सब जगह होगा, वो तो आप मैथ्स है, वो तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये आ रहा 2² बाई x² से लेकर 820 2^20 है ना। भाई x² इधर लिया तो 4x² है ना। मैंने क्या कहा था, वो क्वाड्रेटिक में सेम चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 2/x किया है। अब क्या हो रहा है भाई, जैसे ये तो कितना हो गया 8, 6x और 4x²। आपको लग रहा होगा ये क्या हो गया, अरे 2 कॉमन ले लेंगे ना, आ तो गया, समझ गया ना बात को, सेट हो गया, वो क्वाड्रेटिक सेम बन गई। तो मैं क्या है कि ये क्वाड्रेटिक अगर इधर भी सेम बना दूंगा तो मैं इन दोनों सीरीज को बोल पाऊंगा कि सेम है भाई ये, है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा नीचे क्या आ गया भाई इधर, x⁻10, ठीक है, इज इक्वल टू a0 और ये आएगा। तो इधर भी एलसीएम ले ही लेते हैं, इधर किस बात की देर है ना, a0 x⁻20 है ना, a1 2⁻19 इंटू 2⁻19 नहीं सॉरी 2a1 कर देता हूँ, 2a1 x⁻19, ठीक है, डन। 2² a2 x⁻18 एंड a20 2⁻20, और वो इधर भी जो है, अरे 20 का स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब x⁻10 का स्क्वायर कर देते तो समझ गए क्या, x² तो वो 20 हो जाएगा, और इधर भी x⁻20 ही है, तो x⁻20 तो कट गया। 2 उधर से बाहर निकाल लो, बाहर क्या आएगा 2⁻10, और इसको ध्यान से देखो, तो 2x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 है, और ये है a0 x⁻20 है ना, 2a1 x⁻19 2² a2 x⁻18 एंड इट गोज ऑन। अब देखो इसमें क्या करते हैं, वो 2⁻10 इधर ले आते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेम सेम बने तो वो 2⁻10 एडिशनल चीज़ है यहाँ पर। मैंने कहा 2⁻10 को इधर ले आओ, तो भाई 2x² प्लस 3x प्लस 4। देखिए आप अगर थोड़े समझदार हैं, और मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, इतना बार बार लिखेंगे नहीं यार। ये क्या है, इसकी जनरल टर्म देख लेते हैं। तो ये है AR, है ना, x⁻20 - r, राइट, और 2 की पावर का क्या सीन है, 2 की पावर बढ़ता जा रहा है, तो 2 की पावर r की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 20, राइट। अब मैंने बोला 2 की पावर 10 इधर डिवाइड कर दो, 2 की पावर 10 डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा ना वो, तो 2 की पावर r-10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AR x⁻20 - r एंड 2 की पावर 10 डिवाइड करोगे तो r-10 हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ये ऐसा है। एंड समझना, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन का क्रिटिकल पार्ट है। ये जो सीरीज है ये तो यही है, ये तो यही है, तो भाई इसको जो है मैं यहाँ लिख दूँ क्या ऐसे, शायद आपको दिख रहा होगा क्या बोर्ड पे, हाँ दिख ही रहा होगा, बोर्ड पे जो लिखूंगा तो वो दिखेगा ही, है ना। ये AR x⁻r है, r की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 20, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक बात है भाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मीनिंग ये आया कि इनिशियली जो सीरीज दे रखी थी ये वाली, है ना, मैंने कुछ कुछ करके मैंने बता दिया कि भाई ये तो है ना यही है AR x⁻20 - r और 2 की पावर r-10। मैंने कहा ये है, दोनों बराबर ही, एक ही बात है। ये चाहते हैं कि a7/a13, मैं सोच रहा हूँ कि अपन जो है इधर से कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 निकाले, और इधर से भी निकालते हैं। जब आप कह रहे हो कि दोनों ही सीरीज बराबर है तो दोनों से x⁻7 का कोफिशिएंट तो बराबर ही आना चाहिए, इसमें क्या है, क्यों भाई। तो इधर x⁻7 निकालने के लिए मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, r को 7, तो इधर से तो क्या आएगा a7, और इधर से अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू 7 बने तो उसके लिए मेरे को r कितना पुट करना पड़ेगा 13, तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा r की वैल्यू 13, तो ये उधर से क्या आएगा a13, है ना। और बल्कि मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैंने r को 7 पुट किया तो ये x⁻7 है, और इधर से क्या आएगा a13
एक्स की वैल्यू एक्स की पावर में आ जाएगा 20 माइनस 13, और 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 10 3। भाई एक्स की पावर 7 तो काट दो आप, है ना, तो A7/A13 जो है वो कितना आएगा 8। ठीक है भाई, ये रिवर्सल का बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि रिवर्सल भी नॉर्मल नहीं है जो क्लास में पढ़ाते हैं आपको, है ना, 1/x माइनस 1/x वाला नहीं, 2/x वाला है, थोड़ा बच्चे को चमकता भी नहीं है वो। एक 2 की पावर 10 भी बाहर आ गया, उसको इधर भेज के जो सीरीज बनाई वो कंपैरिजन करके सेम करके अपन ने। अब आप इसमें बच्चे को डाउट ये आता है, मैं और बता देता हूँ, है ना, कि भाई सर इधर तो 7 पुट करो, इधर 13 पुट करो, ये क्या है, ऐसे अलग अलग वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, वो नहीं है। आप दोनों से एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो। तो आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इधर से एक्स की पावर 7 निकालो, इधर से एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो और बराबर कर दो, क्योंकि सीरीज बराबर है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है ना, डन है भाई, है ना, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि भाई 159,101, यार 159 ये तो सीधा ही दिख गया क्या, 4R+1 है, AP है मतलब, और NCR बाहर है, ठीक है ना, ये सिग्मा है, R की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक 25 तक जाएगी, और क्या, ठीक है ना, तो 4R × NCR+NCR, ठीक है, और इसमें इसको लिखा N/R, N-1 CR-1, और ये NCR, ये खत्म, 4N बाहर, तो ये है N-1 CR-1, और ये है NCR। भाई ये तो बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की टाइप उसी में जा रहा है ना, ठीक है, तो ये अपने सीरीज का मैनिपुलेशन चल रहा है। भाई ये 4N और R की वैल्यू इसमें 1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो ये 2 की पावर N-1 आ जाएगा, और ये 2 की पावर N आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से चल रहा है, कोई लोड ही नहीं है इसमें, तो ये अपना आंसर है। अब ये आंसर दे रखा है इसके बराबर। अच्छा एन क्या है, तो एन की वैल्यू देखो 25 CR है, तो एन कितना हो गया अपना 25। एन अगर 25 हो चुका है तो यहाँ पर 100, है ना, इंटू 2 की पावर 24 प्लस 2 की पावर कितना 25 इज इक्वल टू 2 की पावर 25 इंटू के। भाई समझ गए क्या? 2 यहाँ से उठा लेते हैं, तो 2 की पावर 25 हो गया, 2 की पावर 25 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 50 बचा, और 1 यहाँ बचा, इज इक्वल टू 2 की पावर 50 25 इंटू के। आई थिंक के की जो वैल्यू है वो 51 आ रही, दिख गया ना, मतलब भाई 2 यहाँ से उठा लिया अपन ने, 25 हो गया, तो 50 बचा यहाँ पर, डन है, के की वैल्यू 51 है, ठीक है, और आई थिंक अपने को के ही बताना है, दैट्स इट, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 40C0 40C1 40C2, तो भाई ये तो जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको उठा लो आप, और फॉर्मूला आपको पता ही है, जब अपर इंडेक्स रन करता है लोअर इंडेक्स भी रन करता है, तो आपके पास यही फॉर्मूला आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, NCR/1 इज N+1 CR। भाई ये तो मतलब बहुत पॉपुलर, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिसके ऊपर आए हैं बाइनोमियल में, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जब सीरीज को इनिशिएट करना होता है, इस फॉर्मूले को अपने को शुरू करना होता है, तो जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको पिक करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों एन सेम हो। भाई इसमें तो यार 41 जाता हूँ मैं, तो मैंने कहा 41C0 कर दो यार, एक ही तो बात है, क्या लोड है, हम्म, दोनों को ऐड करोगे तो उस फॉर्मूले से यहाँ पे कितना आएगा 42C1, फिर ये इसके साथ ऐड कर देना, तो कितना आएगा 43C2। तो समझ रहे हो बात को, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो आखिरी में जब आओगे तो ऊपर तो 61 हो जाएगा, और लोअर इंडेक्स कैसे कैरी हो रहा है, 0 और 1 में 1 आ रहा है, 1 और 2 में 2 आ रहा है, समझ गए ना बात को, तो जो बाद वाला लोअर इंडेक्स है वो कैरी हो रहा है, ये अपना आंसर है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 61C20 इज इक्वल टू M/N 60C20, ये है ना, तो क्या करें, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 61 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 41 फैक्टोरियल इज इक्वल टू M/N 60 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल। 61 तो यहाँ पे 61 बचा लेते हैं अपन, ठीक है ना, 20 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल गया, M/N और 41 इधर बच जाएगा, ये है भाई।
ठीक है ना, 41 61 डन है, कोई कॉमन नहीं वैसे भी। को प्राइम है, m प्लस एन पूछा है, तो m प्लस एन क्या हो जाएगा, तो 61 41 102 हो गया क्या, है ना, डन है भाई, है ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एन के ऊपर जो नॉर्मल ब्रैकेट है उसका मीनिंग है एन सी के। ठीक है, चलो बढ़िया, पता ही होता वैसे तो, पर फिर भी दे रखा है। और इन्होंने एक स्क्वायर ब्रैकेट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ब्रैकेट अपन सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ कि अगर ऐसा है तो ये एन सी के होगा नॉर्मली जब एन जो है के से बड़ा होगा, मेक सेंस। और अदरवाइज इट इज़ जीरो भाई। हो सकता है कि आपके के की वैल्यू कभी जो है एन से ज़्यादा आ जाए, तब ये डिफाइन ही नहीं होता है, तो उस केस में बोलना है कि जीरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए के दे रखा है, ये तो 9 CI हो गया देखिए, है ना, 9 CI। और ये वो वाला ब्रैकेट है ना, जो ये दे रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये एन सी के तभी बनेगा जब ये डिफाइंड होगा, डिफाइंड इन द सेंस एन के से बड़ा होना चाहिए। और अगर के बड़ा हो गया तो फिर आंसर जीरो कर देंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार इसको है ना एन सी के ही मान लेते हैं। और मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि यार अगर मान लो ऐसी कुछ कंडीशन बन गई जिसमें ये डिफाइन ही नहीं है, तो उस केस में उसकी वैल्यू मैं ऑन द स्पॉट जीरो रख दूंगा। ब्रैकेट मैंने हटा दिया, रिस्क मैंने अपने ऊपर ले ली है। ये बात समझ गए ना आपको, क्योंकि मैंने इसको एनसी के माना है ना, तो जो जीरो वाला केस है मेरे को वहाँ टेकल करना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत आएगी तो, है ना। अच्छा प्लस ये भाई है 8 CI। और मैंने सिग्मा नहीं लिखा अभी इसमें ये सिग्मा है कि I = 0 to 9। और इसमें जो है I = 0 to 8। ये है 8 CI। और अगेन मैं इसको NCR ही ट्रीट कर रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत आएगी मेरे को तो मैं उस केस में इसको ज़ीरो बोल दूंगा, जो मेरे को पता है बाई डेफिनेशन। ठीक है, ओके भाई, है ना। ये जैसे दो मल्टीप्लाई होते हैं, मेरे को बाइनोमियल के वो प्रोडक्ट दो मल्टीप्लिकेशन सीरीज की फील होती है, पता है मेरे को। तो मैंने क्या किया इसको कि भाई ये ए के जो है ना, वो लिखा है I = 0 to 9। इसको लिखा 9C 9 - I। और 12C 12 - K प्लस आई। और इसको भी यहाँ पलट के लिख दिया 8C 8 - I 13C 13 - K प्लस आई, है ना। I = 0 to 8। देखिए जब भी प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है कि भाई ये जो लोअर इंडेक्स का सम है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो वो कितना आ रहा है, 9 एंड कितना 12 21 21। और आई से आई कट गया तो 21 - K, है ना। और अपर इंडेक्स का जो सम है वो भी 21 ही है। तो अपर इंडेक्स का सम तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, लोअर इंडेक्स का सम भी कांस्टेंट है, क्योंकि रनिंग वेरिएबल आई है ना। ए के तो ऑब्वियस बात है इन टर्म्स ऑफ के ही आएगा, है ना। तो अपन मतलब इसका जो शॉर्टकट होता है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं कि भाई सर इसका आंसर जो है वो 21C 21 - K आएगा। आपको याद आ गया वो अपर इंडेक्स का सम लोअर इंडेक्स का सम। नहीं तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि मेरे को चाहिए लोअर इंडेक्स का सम क्या है 21 - K। मेरे को चाहिए कोपिशेंट ऑफ एक्स की बार 20 - K इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 + x⁻⁹ एंड 1 + x⁻12। तो आप फटाफट लिखोगे तो वो 1 + x⁻⁹ और 1 + x⁻12 बिकम्स 1 + x⁻21। और उसमें चाहिए 21 - K का कोपिशेंट, तो वो NCR से 21C 21 - K ही आएगा। इज दैट क्लियर, है ना। अच्छा भाई इसमें जो है अपर इंडेक्स का सम सीधे लिख रहे हैं, कितना है 21। और C 8 - I और I से I गया तो अगेन 21 - K, विच आई कैन राइट 2 टाइम्स 21C 21 - K, विच इज 2 टाइम्स 21C के ही बोल दूँ इसको मैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे को उसको कन्वर्ट कर लेना था, जल्दी दिख जाता। ठीक है, कोई ना। तो ये है अपना आंसर ए के का, है ना। अब अपने को क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 - A3 इज 190p। भाई लिखते हैं, है ना, तभी तो पता लगेगा। A4 तो ट्वाइस ऑफ 21C4 माइनस 21C3, है ना, इज इक्वल टू 190p। ठीक है ना, बस ये सोल्व करना है अपने। तो भाई ये है 21 20 19 18 डिवाइडेड बाय 24। 21 20, है ना, 19 डिवाइडेड बाय 6।
और 2 हटा ही दिया मैंने, तो 95p। भाई कैलकुलेशन थोड़ी करते हुए चलते हैं। तो 21, 20 और 19 ये मैंने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 18/24 और यहाँ बचा 1/6 विच इज़ 95p। देखिए 19 ये भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पे 5p बच रहा है, दिख गया होगा। तो वहाँ पे 21 × 20 ही है। अच्छा ये क्या है देख लो कि 3/4 है क्या, ठीक है, ये 3/4 ही है ना। तो 3/4, तो इसमें भी एलसीएम लिया अपन ने, तो कितना आ गया 12। तो 9 - 2, ठीक है, तो 21 है ना, और इंटू 20 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 5p। तो आई नीड टू गेट p, आई नीड टू गेट p। एक काम करते हैं, ये 5 हटा देते हैं, तो 4 बचा, ये 3 और ये 7, p की वैल्यू 49 आ रही, दिख गया मेरे को। 7 × 7 लास्ट में हो गया, ठीक है। तो भाई अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि सर देखो हमने तो क्या किया, मतलब इसका आपको वो इस ब्रैकेट का इतना झंझट क्यों है वो भी समझा देता हूँ। भाई ये लिखा है, मान लो आप सीधे A4 निकालने बैठ जाओ, है ना, A4, तो 12c, ये 12 - 4 कितना होगा 8, तो ये 8 + i, ठीक है, और ये कितना है 9ci, और ये वो ब्रैकेट है ना, और ये नॉर्मल ब्रैकेट है, मतलब इसको आप लिख सकते हो। तो मतलब भाई ये ऐसे लिख देता हूँ मैं एक बार, 12 और ये 12 - 4 है ना, अगर मान लो A4 निकालते हो तो ये 8 + i है, ये अपना ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ये तो खैर 9c है, ये तो 9c सीधे ही लिख दो, कोई लोड नहीं। ये आई की वैल्यू 0 से 9। अगर आप A4 ऐसे निकाल रहे हैं इंडिविजुअली, तो आपको एक डाउट आएगा इसमें कि आप जैसे 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो 8 + 4 12 सब बढ़िया है। 5 पुट नहीं कर सकते आप, समझ गए बात को। वैसे 8 + 5 13 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, वो डिफाइन ही नहीं है। तो उस केस में इन्होंने बोल रखा है कि आप 0 ले लो, तो 5 के बाद जितने भी वैल्यूज है वो सारी 0 हो जाएगी, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे दिमाग लगा रहे होते हैं, अरे तो डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है आई की वैल्यू। भाई कुछ नहीं है, वो बोल रखा है उसने 0 ले लो इसको, ठीक है ना। तो इस कारण वो दे रखा है ना, बाकी सब बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है भाई तो थैंक यू वेरी मच, है ना, आपने सेशन देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अपन जो है जल्द ही अगले सेशन में वापस मिलने वाले हैं। आप मंजिल पूरा देखकर उसकी प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट कर लें और आपके डाउट के साथ रेडी रहें, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।